बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जा रहे हैं दैट इज चैप्टर नंबर 1 ऑफ योर ऑपरेटिंग सिस्टम कॉन्सेप्ट्स। और ये इसका चैप्टर नंबर 1 है। जो बुक है उसका नाम है गैल्वन एंड गैगनी। हम इसमें देखेंगे कि जो हम ब्रीफली इसके अंदर देखेंगे कि हम इसमें कौन कौन सी चीज़ों को डिस्कस करने जाएंगे जो हमने आगे नेक्स्ट चैप्टर्स के अंदर उनको जो है वो डिटेल में फिर हम उनको डिस्कस करेंगे। जो चीज़ हम इसमें कवर करेंगे दैट इज कि आपका ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है, आपके सिस्टम की ऑर्गेनाइजेशन क्या है, आर्किटेक्चर क्या है, और जो इसके मेन प्रोसेसेस हैं, जो मैनेजमेंट प्रोसेस हैं यानी प्रोसेस मैनेजमेंट, मेमोरी मैनेजमेंट, स्टोरेज मैनेजमेंट। इसके अलावा जो हम प्रोटेक्शन एंड सिक्योरिटी, ये क्या चीज़ होती है, और हमारे पास ओपन सोर्स जो ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैं वो कौन कौन से हैं। सबसे पहले देखते हैं हमारे पास ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं जो हम इसमें कवर करेंगे। तो ऑब्जेक्टिव इसमें कवर करेंगे दैट इसके बेसिक ऑर्गेनाइजेशन क्या है हमारे कंप्यूटर सिस्टम की। उसके अलावा जो मेजर कंपोनेंट्स हैं हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम्स के वो कौन से हैं, मेन कंप्यूटिंग एनवायरनमेंट्स हमारे पास कौन सी हैं, और जो हमारे पास ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है वो कौन से। सबसे पहले हम देखते हैं कि एक ऑपरेटिंग सिस्टम करता क्या है। ऑपरेटिंग सिस्टम बेसिकली एक इंटरमीडिएट का किरदार अदा करता है यूजर और कंप्यूटर हार्डवेयर के दरमियान। हमें ये पता है कि जो कंप्यूटर का हार्डवेयर है, ये जो हार्डवेयर है इस जो जुबान समझ आती है वो है वंस और जीरोस की। 1010 ये इस जुबान में बात करता है। लेकिन एक यूजर जो है वो मे और मे नॉट बी टॉकिंग इन द सेम लैंग्वेज ऑफ वंस एंड जीरोस। बीइंग पीपल, जो इंसानों की बात कर रहे हैं, अगर ह्यूमंस की बात कर रहे हैं तो यूजर जो हैं वो एक नॉर्मल लैंग्वेज इंग्लिश, उर्दू, फ्रेंच इस या चाइनीज इस जबान में बात कर रहे होंगे। अब ये जो हम जबान जिसमें हम बात कर रहे हैं वो आपके हार्डवेयर के लिए जो है वो अंडरस्टैंडेबल नहीं है। हार्डवेयर के लिए जो अंडरस्टैंडेबल लैंग्वेज है दैट इज योर वंस एंड जीरोस। तो ये क्या काम करता है ऑपरेटिंग सिस्टम, आपकी दी हुई इंस्ट्रक्शन उस मैनर में कन्वर्ट करता है या उसको फैसिलिटेट करता है कि आपका हार्डवेयर उसको समझ पाए। तो जो मेन गोल्स हैं ऑपरेटिंग ऑपरेटिंग सिस्टम के उसमें क्या है जी, एक तो एग्जीक्यूट करना आपके यूजर प्रोग्राम्स को एंड मेकिंग सॉल्विंग द यूजर प्रोग्राम प्रॉब्लम्स इजीली। जो आपके यूजर प्रोग्राम्स को एग्जीक्यूशन करने में जो भी प्रॉब्लम्स फेस करने पड़ रहे हैं उनको जो है वो प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना इजी वे के अंदर। दूसरी चीज़ ये कि आपके ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो अलाउ करता है कि आप एक कंप्यूटर सिस्टम को एक कन्वीनियंट वे में उसको यूज़ कर सकें, इजी टू यूज़ आपका जो सिस्टम है वो हो। अच्छा, इसके बाद जो तीसरी चीज़ है कि एफिशिएंट मैनर में आप उसको जो कंप्यूटर हार्डवेयर है उसको अम, जो है वो यूज़ कर सकें। दैट मीन्स कि आपके पास रिसोर्सेज मौजूद हैं। लेट्स से मेरे पास रैम मौजूद है 16 GB। अगर मैं तमाम रिसोर्स जो ये मेरे पास 16 GB रैम की रिसोर्स मौजूद है, अगर मैं किसी एक यूज़र की या किसी एक प्रोसेस को दे दूंगा तो मेरे बाकी तमाम प्रोसेसेस जो हैं वो वेटिंग में चले जाएंगे या वो अपनी वर्किंग को मुकम्मल नहीं कर सकेंगे। अम, इस काम के लिए आपको जो है उसको एफिशिएंट मैनर में उसको यूटिलाइजेशन करना बहुत बहुत ज़रूरी है ताकि आपकी जो वर्किंग है वो इजी वे में कंप्लीट हो सके। जब हम कंप्यूटर सिस्टम के स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो हमें बेसिकली चार चीज़ें जो हैं वो नज़र आती हैं अगर हम इसको मेन कंपोनेंट्स के अंदर डिवाइड करें। तो एक आपका कंपोनेंट है हार्डवेयर लेवल, दूसरा है आपका ऑपरेटिंग सिस्टम, थर्ड इज योर एप्लीकेशन प्रोग्राम्स एंड द फोर्थ वन इज योर यूजर। हार्डवेयर के अंदर ये वो हार्डवेयर है जिसने बेसिक सारी वर्किंग को परफॉर्म करना होता है। इसके अंदर जो मेन चीज़ें आपको नज़र आती हैं दैट इज़ सीपीयू, जिसने मेन फंक्शंस को या आपकी जो मेन कैलकुलेशंस हैं वो जिसने करनी है वो आपका सीपीयू है।
मेमोरी वो एलिमेंट है जिसने उसको सपोर्ट प्रोवाइड करनी है डाटा को स्टोर करके टेम्परेरीली या परमानेंटली। और आईओ वो डिवाइसेस हैं जिसके थ्रू आपका जो सिस्टम है वो रियल वर्ल्ड से इंटरेक्ट कर रहा है। आप उससे इनपुट ले रहे हो या उसको आउटपुट दे रहे हो या मे बी देयर इज समथिंग एल्स, लेकिन आप जो इंटरेक्ट कर रहे हो आउट ऑफ द बॉक्स ऑफ दिस कंप्यूटर, ये जो कंप्यूटर है ये अपने एरिया से बाहर जो कम्युनिकेशन कर रहा है, चाहे वो डाटा लेने के हाथ में हो या डाटा देने के हाथ में हो, तो ये दोनों चीजों में केस में जो वो रियल वर्ल्ड से इंटरेक्ट कर रहा है या अपनी दुनिया से बाहर जो है वो इंटरेक्ट कर रहा है, उसको जो उसको चीजों की रिक्वायरमेंट है दैट इज योर आईओ डिवाइस। अच्छा, दूसरी चीज आ जाती है हमारे पास ऑपरेटिंग सिस्टम्स। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है? कंट्रोल एंड यूज ऑफ हार्डवेयर अमंग वेरियस एप्लीकेशंस एंड यूजर्स। जो आपके यूजर्स और एप्लीकेशंस आपके इस हार्डवेयर को यूज करने जा रहे हैं, अम, उसको मॉनिटर रखना कि उसको अच्छे तरीके से कंट्रोल्ड वे में वो वर्किंग कर रहा हो। जस्ट लाइक अगर कुछ रिसोर्सेज, मैंने पहले बात की कि अगर आपके कुछ रिसोर्सेज ऐसे हैं कि वो मल्टीपल यूजर्स को चाहिए या मल्टीपल एप्लीकेशंस को चाहिए, तो आप क्या करेंगे? आपने इस तरीके से उनको जो है डिस्ट्रीब्यूट करना है कि आपके तमाम के एप्लीकेशंस हैं वो अपनी अपनी वर्किंग परफॉर्म कर सकें और उनके अंदर कहीं भी कॉन्फ्लिक्टिंग ये प्रॉब्लम ना क्रिएट आ रही हो कि आपका जो सिस्टम है वो एक डेडलॉक में चला गया है कि एक ऐसा रिसोर्स है जो दोनों को चाहिए और आपने दोनों को असाइन कर दिया है और वो दोनों उसको यूटिलाइज कर रहे हैं और दोनों एक दूसरे को कॉन्फ्लिक्टिंग वे में उसको इस तरह यूटिलाइज कर रहे हैं कि ना ए प्रोसेस ए उसको कम्प्लीटली यूटिलाइज कर पा रहा है ना बी उसको कम्प्लीटली यूटिलाइज कर पा रहा है। सो इन तमाम चीज़ों को कंट्रोल करना आपकी ऑपरेटिंग सिस्टम का काम होता है। तीसरी चीज़ हमारे पास एप्लीकेशन प्रोग्राम्स, ये वो हैं जो आपके बेसिकली रिसोर्सेज को यूज़ कर रहे होते हैं। इनमें आपका पास आ गया है वर्ड प्रोसेसर, कंपाइलर, वेब ब्राउज़र जस्ट लाइक क्रोम और फायरफॉक्स और इंटरनेट एक्सप्लोरर, डेटाबेस सिस्टम हो गए या कोई भी गेम है, ये तमाम वो एप्लीकेशन प्रोग्राम्स हैं जो आपके सिस्टम पर रन करती हैं। इसके हमारे पास आ जाती है लास्ट कैटेगरी के अंदर यूज़र्स। यूज़र्स कौन से हैं? पीपल, आप, मैं, कोई भी हम इसको अपने सिस्टम को यूज करने जा रहे हैं। मशीन्स, कोई भी मशीन जो इसके साथ इंटरेक्ट कर रही है और वो इससे डाटा ले सकती है, जस्ट लाइक आपकी कॉपियर मशीन हो सकती है, आपकी प्रिंटिंग मशीन हो सकती है, स्कैनर मशीन हो सकती है, या आपने कोई डिजिटल आपने स्कैनर यूज किया हुआ जस्ट लाइक मेडिकल स्कैनर है, एक्सरे स्कैनर हो सकता है, सीटी स्कैनर हो सकता है, मे बी समथिंग एल्स। तो कोई भी मशीन जो आपके सिस्टम को यूज करके इसे डाटा ले या दे रही हो, तो वो आपके पास मशीन्स आ जाएंगी। अदर कंप्यूटर्स, आपने रिमोटली किसी और सिस्टम, एक सिस्टम से आपने इस सिस्टम को एक्सेस किया हुआ है, लैन के थ्रू सिस्टम से आपस में कनेक्टेड हुई है और वो डाटा एक दूसरे के साथ शेयर कर रहे हैं, वो एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट कर रहे हैं। सो ये भी आपके इस कैटेगरी में आ जाएगा कि आपका सिस्टम जो है वो इसके यूजर्स के तौर पे आ जाएंगे। अब जब आप उसको देखते हो कि जो आपने चार कंपोनेंट्स देखे हैं, अगर आप उसको हायरार्किकल वे में देखोगे तो आपको लोअर एंड के ऊपर आपको हार्डवेयर नजर आ रहा है जिसको कंट्रोल करने के लिए डायरेक्टली जो उसको अप्रोच कर रहा है दैट इज योर ऑपरेटिंग सिस्टम। और जो आपकी सिस्टम एप्लीकेशंस हैं, सिस्टम या एप्लीकेशंस दोनों आप कह लें, अम, वो ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर काम कर रही हैं। और ये जो एप्लीकेशंस हैं जिसमें हमने कहा कि कंपाइलर भी हो सकता है, असेंबली, टेक्स्ट एडिटर, डेटाबेस सिस्टम और योर एक्सप्लोरर एंड समथिंग एल्स, ये कौन चला रहे हैं? ये आपके यूजर्स चला रहे हैं। तो आपके सबसे हायर एंड के ऊपर जो चीजें मौजूद हैं जो उसको यूटिलाइजेशन में लेके आ रहे हैं दैट इज योर यूजर्स। और उसके नीचे हमारे पास आ जाते हैं एप्लीकेशंस के नीचे आ जाती है हमारे पास ऑपरेटिंग सिस्टम। और ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो डायरेक्टली एक्सेस कर रहा है आपके कंप्यूटर हार्डवेयर को। जब आपका सिस्टम करता क्या है, इसको अगर हम देखना चाहें तो उसके लिए हमें देखना पड़ेगा कि हम किस पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहे हैं कि हमारा सिस्टम क्या करता है। अगर आप एक यूजर के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहे होंगे तो उसको क्या चीज चाहिए? उसको ईज ऑफ यूटिलाइजेशन चाहिए, कि वो इजीली अपने सिस्टम को जो है वो उस पर काम कर सके।
परफॉर्मेंस अच्छी चाहिए, उसको ये इस चीज़ से कंसर्न नहीं है कि वो कितने रिसोर्सेज़ यूज़ कर रहा है। उसको ये इस चीज़ से कंसर्न है कि उसका सिस्टम कितनी जल्दी रिस्पॉन्ड कर रहा है टू अ सर्टेन प्रॉब्लम। अम, क्योंकि बीइंग अ लेमैन आपको कोई कंसर्न नहीं है कि आपके उसमें सिस्टम में जो आपके 16 जीबी रैम लगी हुई है या 8 जीबी रैम लगी हुई है। आप ये देख रहे हो कि यार मेरा सिस्टम स्लो चल रहा है। ये सिस्टम स्लो क्यों चल रहा है? अच्छा जी रैम बढ़ा दो, अच्छा जी रैम बढ़ा देते हैं। उसको ये कंसर्न नहीं है कि रैम क्यों बढ़ाई जा रही है या क्या चीज़ है, उसको ये चीज़ से कंसर्न है कि मेरा परफॉर्मेंस अच्छी क्यों नहीं आ रही? तो उसके लिए वो यूटिलाइज़ेशन को रिसोर्स यूटिलाइज़ेशन को बढ़ा लेगा। मेबी प्रॉब्लम ये हो सकती है कि आपकी जो है वो किसी एप्लीकेशन उसको पुअरली यूटिलाइज़ किया हो, लेकिन ये उसका कंसर्न नहीं है। उसका कंसर्न ये है कि मैं उसको ईज़िली यूज़ कर सकूँ और मुझे काम जल्दी चाहिए। अब जब हम बात करते हैं कंप्यूटर सिस्टम के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो एक पॉइंट ऑफ व्यू आता है आपके शेयर्ड सिस्टम्स जो होते हैं। शेयर्ड सिस्टम के अंदर आपके पास आ जाते हैं मेन फ्रेम्स या मिनी कंप्यूटर जो आप लोग यूज़ करते हैं। अ, इसका काम क्या है? जितने भी यूज़र्स इसके पास अवेलेबल हैं, इन तमाम को खुश रखना। और उसके लिए वो क्या है कि आपके रिसोर्स की डिस्ट्रीब्यूशन इस तरीके से करे कि तमाम को जो है, जितने भी यूज़र्स उसको इंटरैक्ट कर रहे हैं, उनको तमाम यूज़र्स को जो है कुछ ना कुछ आपके रिसोर्सेज़ मिलते रहें और उनका काम चलता रहे। इसके बाद आ जाता है आपका डेडिकेटेड सिस्टम्स जस्ट लाइक वर्क स्टेशन। अब जो डेडिकेटेड सिस्टम्स हैं इनके पास डेडिकेटेड रिसोर्सेज होते हैं, लेकिन इनको शेयर्ड रिसोर्सेज की जरूरत पड़ रही होती है फ्रॉम योर सर्वर्स। तो वो फ्रीक्वेंटली आपको यूज करने की जरूरत पड़ती है, तो उसने ये देखना है कि जो फ्रीक्वेंटली उसको शेयर्ड रिसोर्सेज अब देखना है तो उसको कैसे मैनेज करेगा, और जो डेडिकेटेड रिसोर्सेज हैं उसको उसने कितना अच्छे तरीके से यूटिलाइज करना है। जब हम बात करते हैं हैंड हेल्ड कंप्यूटर्स की, तो इन ये ज़रा रिसोर्स पुअर होते हैं नॉर्मली। नॉर्मल से मुराद ये है कि अगर आप एंड्रॉयड का सिस्टम देखें और हैंडहेल्ड, पहले तो देखते हैं हैंडहेल्ड कंप्यूटर्स हैं कौन से। हैंडहेल्ड कंप्यूटर्स वो वाले हैं जो आपने मोबाइल्स आजकल लेके मूव करते हैं। एंड्रॉयड हो गया या मैक ऑपरेटिंग सिस्टम के तहत आपके जो आते हैं आईफोन्स वगैरह आ गए। ये तमाम चीज़ें जो है ये आपके हैंडहेल्ड कंप्यूटर्स के अंदर आ जाते हैं। इनकी यूजेबिलिटी ऑप्टिमल होती है और बैटरी लाइफ ज़्यादा होती है, लेकिन रिसोर्स के मामले में बहुत पुअर होते हैं। उसकी वजह आप ये देख सकते हैं, अगर आप एंड्रॉयड के अंदर ही खाली देखें तो आपको नजर आता है कि आपके विद पैसेज ऑफ टाइम आपकी रैम बढ़ती जा रही है, लेकिन आफ्टर सम टाइम आपको ये फील होना शुरू होता है कि आपकी रैम जो है वो, या आपका सिस्टम जो है वो स्लो वर्किंग कर रहा है। जब आप मोबाइल लेने जाते हैं तो आप देखते हैं कि इसकी रैम कितनी ज़्यादा है, और दूसरा आप देख रहे थे कि इसका टॉक टाइम कितना ज़्यादा होगा, या इसकी जो है वो कितने दिन तक इसकी बैटरी चल सकती है, या कितने घंटे तक बैटरी चल सकती है। क्योंकि क्लेम्स अच्छा, इसके अंदर हम जो चीज़ मॉनिटर कर रहे होते हैं कि आपकी जो बैटरी लाइफ है, वो कितनी अच्छी वर्किंग की तरफ जा रही है, कि आपका कितना अच्छा बैकअप टाइम दे रही है, कितनी देर वो जो है आपको स्टैंड बाय टाइम दे रही है, या कितनी देर आपको टॉक टाइम दे रही है। तो ये आपके लिए जो है मैटर कर रहा होता है ऑन योर हैंडहेल्ड सिस्टम्स। सम कंप्यूटर्स हैव लिटिल और नो इंटरफेस। ये कौन से हैं? ये आपके एम्बेडेड कंप्यूटर्स हैं। एम्बेडेड कंप्यूटर्स कौन से हैं जिनके अंदर आपको इंटरफेसिंग नहीं मिल रही होती? जस्ट लाइक क्रूज कंट्रोल। गाड़ी का आपका कंट्रोल जो है वो क्रूज कंट्रोल होता है कि आपने लेन फॉलोइंग करनी है, आपने एबीएस सिस्टम है। एबीएस सिस्टम ये है कि जी आपका एंटी लॉकिंग ब्रेकिंग सिस्टम, एंटी लॉकिंग ब्रेकिंग सिस्टम का आपके पास कोई इंटरफेस मौजूद नहीं है, लेकिन वो अपनी वर्किंग कर रहा है। उसके अंदर भी आपका एक मिनी कंप्यूटर सा फिक्स हुआ, वो क्या कर रहा है कि जैसे ही वो आपका सिस्टम जो ब्रेकिंग्स हैं वो लॉक पोजीशन में जाती हैं, उसको एंटी लॉक करता है, उसके बाद वो फिर जो है उसको ब्रेक्स को अप्लाई कर देता है। जहाँ पे उसको लॉकिंग नजर आती है उसको एंटी लॉक करता है, और उसके बाद उसको दोबारा ब्रेक्स को अप्लाई करवाता है। सो दैट इज योर एंटी लॉकिंग ब्रेकिंग सिस्टम। अब ये चीजें जो इसको आपको इंटरफेस नहीं मिल रहा। क्रूज कंट्रोल आपको मेजोरिटी में आपको उस तरह का आपको इंटरफेसिंग नजर नहीं आ रही है। आपने एक स्पेशल आपने एक स्पीड लगा दी है, उस स्पीड पे वो चलता जा रहा है। आपने लेन फॉलोइंग पे लगा दी, जिस लेन में है उसी लेन के अंदर वो जो है गाड़ी आपकी मूव करती रहेगी। आप कोई गाड़ी जो है वो बहुत करीब आ गई है, तो एक्सीडेंट का खतरा है, तो वो ब्रेक अप्लाई करना शुरू कर देगा। तो ये चीजें जो हैं, इसके अंदर आपको ऐसे एम्बेडेड सिस्टम जहाँ पे आपको इंटरफेसिंग नजर नहीं आ रही, वो आपके एम्बेडेड सिस्टम की कैटेगरी में आ जाते हैं। अच्छा, ऑपरेटिंग सिस्टम को अगर हम ब्रॉडली देखें तो हमारे पास इसके दो तरीके कार हमें नजर आते हैं। एक तो एज ए रिसोर्स एलोकेटर, कि जो सिस्टम्स के पास
एक कंप्यूटर सिस्टम का जो भी रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, चाहे वो रैम में हो, हार्ड में हो, या आपके कैश की मेमोरी के रेलिवेंट हो, या कोई भी जितने भी रिसोर्सेज उसके पास अवेलेबल हैं, एक काम है उसका, उसको मैनेज करना, एलोकेट करना और मैनेज करना कि किसको कितने रिसोर्सेज चाहिए। रैम आपके पास 16 GB है, अब 16 GB आप एक प्रोसेस को देंगे तो बाकी सारे सिस्टम जो है वो प्रोसेस जो है वो हॉल्ट में चले जाएंगे। तो आप क्या करेंगे, आपको आप उसको एक छोटा पोर्शन जो है वो एलोकेट करेंगे, और जब आप उसको एलोकेट करेंगे तो आपने ये देखना है कि उसने अपना काम करने के बाद उसने रिसोर्सेज आपको वापस भी करने हैं। तो इन तमाम चीज़ों को उसने ध्यान में रखना है कि कुछ रिसोर्सेज को देने हैं और देने के बाद उसे आपने वापस भी लेने हैं। प्लस डिसाइडिंग बिटवीन द कॉन्फ्लिक्टिंग रिक्वेस्ट फॉर एफिशिएंट एंड फेयर रिसोर्स यूजेज। कोई कन्फ्लिक्टिंग रिक्वेस्ट आ जाती है तो उसके लिए डिसाइड करना क्या करना है। मेरे पास एक रिसोर्स है 1, प्रोसेस 1 को भी ये चाहिए, प्रोसेस 2 को भी ये चाहिए। अब ये दोनों इसकी रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि मुझे रिसोर्स 1 दे दें। ये रिसोर्स कोई भी हो सकता है, मैंने इसको एक जनरलाइज टर्म में बात करी। अब किसको मिलेगा, प्रोसेस 1 को भी जरूरत है, प्रोसेस 2 को भी जरूरत है। अब यहाँ पे आपका ये डिसाइड करेगा कि ये रिसोर्स 1 किसको मिलना चाहिए। अगर वो इस चीज के ऊपर डिसाइड करता है कि प्रोसेस 1 ने पहले मांगा है तो प्रोसेस 1 को आप दे दें, और प्रोसेस 2 को बाद में मिल जाए जब प्रोसेस 1 उसको वेकेट कर दे। लेकिन ये पॉसिबिलिटी भी है कि प्रोसेस 1 ने डिमांड तो पहले की है, लेकिन अगर ये रिसोर्स प्रोसेस 1 को दे देते हैं, तो आप एक लॉकिंग कंडीशन में जा सकते हैं, एक ऐसे कंफ्लिक्टिंग रिसोर्स में जा सकते हैं जहाँ डेडलॉक क्रिएट हो जाए। सपोज रिसोर्स 1 तो आपने P1 को दे दिया क्योंकि उसने रिक्वेस्ट पहले की थी, लेकिन रिसोर्स 2, 3 और 4, ये तीनों जो है वो प्रोसेस 2 के पास हैं, इसको सिर्फ रिसोर्स 1 चाहिए। अगर इसको रिसोर्स 1 मिल जाता तो इसका काम खत्म हो जाएगा और ये तीनों वेकेंट हो जाएंगे, और ये तो वेकेंट हो गई। तो अब ये डिसाइड आपके ऑपरेटिंग सिस्टम ने करना है कि मुझे क्या करना पड़ेगा। मुझे R1 जो है, ये रिसोर्स 1 जो है, ये मुझे P1 को देना चाहिए या P2 को देना चाहिए। अगर मैं P2 को देता हूं तो मुझे 4 रिसोर्सेज वैकेंट होकर मिल जाएंगे, और अगर मैं P1 को देता हूं तो उसको जो 2 और 3 चाहिए था वो तो P2 के पास है। तो एक डेडलॉक कंडीशन भी क्रिएट हो सकती है कि एक रिसोर्स उसको ना देने की वजह से, P2 को ना देने की वजह से, अब P1 वेट कर रहा है R2 और R3 का, और P2 जो है वो वेट कर रहा है R1 का। ना P1 कंप्लीट होगा ना P2 कंप्लीट होगा, और जब ये दोनों कंप्लीट नहीं होगा तो ये दोनों जो है अपने अपने रिसोर्सेज जो है वो वेकेंट नहीं करेंगे, और जब ये वेकेंट नहीं करेंगे तो एक आपके पास एक ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो जाएगी जहां ना प्रोसेस 1 कंप्लीट हो रहा है ना प्रोसेस 2 कंप्लीट हो रहा है। मेमोरी आपकी जो है वो जाया हो रही है क्योंकि उसमें ऐसे प्रोसेस बैठे हैं जो एक दूसरे का वेट करने बैठे हैं, और आप एक डेडलॉक कंडीशन में आ जाएंगे कि आपका वर्क किसी भी साइड पर नहीं जा रहा। अब अच्छा, दूसरी चीज आ जाती है हमारे पास कंट्रोल प्रोग्राम। ऑपरेटिंग सिस्टम एज ए कंट्रोल प्रोग्राम, एज ए कंट्रोल प्रोग्राम क्या है कि इसने प्रिवेंट करना है इम्प्रॉपर यूज ऑफ कंप्यूटर एंड प्रिवेंट एरर। आप डिवाइडेड बाय जीरो कह लें, ये एक ऐसी कंडीशन है जिसमें आप जो है वो किसी प्रॉब्लम पढ़ सकते हैं, या कोई ऐसा एक्सेस हो गया है, आपके प्रोग्राम ने कोई ऐसी एक्सेस मांग लिया है जो उसको इजाजत नहीं है। तो ऐसे केस के अंदर जो है आपका कंट्रोल प्रोग्राम ये करेगा कि उसने इस चीज़ को इंश्योर करना है कि आप जो है किसी एरर या किसी प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन में ना जाए। तो आपका एज ए कंट्रोल प्रोग्राम वो ये काम करेगा कि वो ऐसी तमाम रिक्वेस्ट को जो है वो चेक में रखे। अगर कोई सिचुएशन ऐसी रेज होती है जिससे आपका सिस्टम जो है वो इम्प्रॉपर यूजेज में जाता है या एरर जनरेट हो सकता है, तो उस दोनों सिचुएशन को रेज होने से पहले रोके, और अगर बाय चांस ऐसी कोई सिचुएशन रेज हो जाए तो फिर उसका रेजोल्यूशन भी करें। अब हम बात करते हैं इसकी डेफिनेशन की। अगर हम इसकी डेफिनेशन की बात करें तो यूनिवर्सली एक्सेप्टेड डेफिनेशन मौजूद है हमारे पास, लेकिन आप इसके अंदर ये देख सकते हैं कि इसके पर जो मल्टीपल व्यूज मौजूद हैं।
जो आपको मल्टीपल व्यूज़ हैं, एक जो वाइडली यूज़ होती है कि जो भी आपका जो वेंडर है, आपकी जब आप ऑर्डर करते हो ऑपरेटिंग सिस्टम, तो जो कुछ वो आपको दे दे ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ, वो तमाम चीज़ें जो है ऑपरेटिंग सिस्टम का पार्ट हो जाती हैं। लेकिन ये काफ़ी वाइडली वेरी करती है, कुछ लोग इसको मानते हैं, कुछ लोग नहीं मानते। दूसरी चीज़ जो है आपके जो अगर हम इसकी बात करें ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में, तो जो चीज़ आपकी कॉन्टिन्यूअस रनिंग करती है कंप्यूटर के ऊपर, अब आपका देखें कि ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो कॉन्टिन्यूअसली रन कर रहा है, लेकिन इसके अंदर इसका जो मेन कर्नेल है वो आपका जो है वो कॉन्टिन्यूअसली रन कर रहा है। बाकी चीज़ें आपकी कोई ऑन होती हैं, कुछ ऑफ होती हैं, कुछ रेस्ट में रहती हैं। तो एक चीज़ जो उसकी कॉन्टिन्यूअसली वर्किंग में है, दैट इज़ इट्स कर्नेल। ये वो है जो अ, हर वक़्त रनिंग पोज़ीशन में है और इसके ऊपर आपकी एप्लीकेशन चल रही हैं और आप यूज़र्स जो हैं वो इंटरैक्ट करके अपने वर्किंग को कंप्लीट कर रहे हैं। एवरीथिंग एल्स, इसके अलावा कर्नेल के अलावा बाकी जितनी चीज़ें हैं वो या तो आपका सिस्टम प्रोग्राम है या आपकी एप्लीकेशन प्रोग्राम है। सिस्टम प्रोग्राम कौन-सा है? जो आपके ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ आपको मिला है। एप्लीकेशन प्रोग्राम वो है जो आपने एप्लीकेशंस इसके ऊपर इंस्टॉल किए हैं, जैसे लाइक वर्ड कर दिया, आपने क्रोम कर लिया। क्रोम साथ नहीं आ रहा, आपको जो साथ चीज़ मिल रही है दैट इज़ योर इंटरनेट एक्सप्लोरर। लेकिन आप उसको बाज़ का यूज़ करते हो, बाज़ का यूज़ नहीं करते, और अगर आप यूज़ नहीं कर रहे, तो उसके लिए जो आप कुछ अल्टरनेटिव एप्लीकेशन कर लेते हो, जैसे लाइक मैंने बताया क्रोम कर लेते हो, फायरफॉक्स कर लेते हो, ओपेरा कर लेते हो। तो ये आपके एप्लीकेशंस की तरफ आ जाएँगे, या वो कैटेगरी में आपकी फ़ॉल करेंगी, जो भी एवरीथिंग एल्स है वो सिस्टम प्रोग्राम में या फिर आपकी एप्लीकेशन प्रोग्राम में। नेक्स्ट थिंग इज़ योर कंप्यूटर स्टार्टअप। कंप्यूटर जब भी स्टार्ट होता है तो सबसे पहले आपको जो चीज़ नज़र आती है वो एक ब्लैक कलर की स्क्रीन लोडिंग नज़र आती है, जो आप पावर ऑन करते हो, जिसको आप कहते हो बूटस्ट्रैप प्रोग्राम। जब बूटस्ट्रैप प्रोग्राम रन होता है तो सबसे पहले वो आपके हार्डवेयर को चेक करता है, और चेक करने के बाद आपके रोम के अंदर जो है वो लोड करता है कर्नल को। ये कर्नेल क्या है? कर्नेल यानी इसके बाद जो आपका बायोस, जिसको आप कहते हो, बायोस जब रन करती है, उसके बाद वो आपके कर्नेल को लोड करती है आपके ऑपरेटिंग सिस्टम के, जिसके बाद आपका जो सिस्टम है वो एग्जीक्यूशन की तरफ जाता है। सबसे पहले आपकी बायोस रन करती है, या आप कह लें बूटस्ट्रैप प्रोग्राम रन करता है, वो आपके हार्डवेयर को चेक करता है, हार्डवेयर को सारे को ओके करने के बाद वो कर्नेल को लोड करता है, जो कि आपके ऑपरेटिंग सिस्टम का मेन कर्नेल है। और उसके बाद जब वो कर्नेल ईप्रोम में लोड होने के बाद वो कर्नेल एग्जीक्यूट करता है, और एग्जीक्यूशन के बाद आपका ऑपरेटिंग सिस्टम आपको वर्किंग के लिए अवेलेबल हो जाता है। जो ऑर्गेनाइजेशन है उसके आपको नजर आएगा कि आपके सिस्टम जो है वो तमाम कंपोनेंट्स जो आपस में कम्युनिकेट करें, जिसमें आपका सीपीयू भी मौजूद है जिसने मेन प्रोसेसिंग करनी है, आपके पास मेमोरी एलिमेंट्स मौजूद हैं, जो डिस्क मौजूद हैं, ये कोई भी आपकी डिस्क हो सकती हैं, हार्ड डिस्क की फॉर्म कोई भी हो सकती है, या पोर्टेबल डिस्क हो सकती हैं। ये जितनी भी डिस्क है ये किसी ना किसी कंट्रोलर के थ्रू कम्युनिकेट कर रही होंगी आपके सिस्टम के साथ। इसमें आपके पास यूएसबी मॉड्यूल्स, यूएसबी की डिवाइसेस मौजूद हो सकती हैं, जिसमें आपका माउस भी हो सकता है, कीबोर्ड भी है, प्रिंटर भी है। लेकिन ये तमाम चीज़ें जो हैं वो किसी न किसी कंट्रोलर के तहत इस सिस्टम के साथ कनेक्टेड है। इसी तरह जो आपका मॉनिटर है जिस पे आप डिस्प्ले देखते हो, ये किसी अडॉप्टर के साथ कनेक्टेड है, और ये अडॉप्टर जो है ये आपके सिस्टम के साथ कनेक्टेड है। ये जो मेन कनेक्टिंग पाथ है ये आपके पास आ गया, जो कि पाथ प्रोवाइड करता है आपस में कम्युनिकेशन के लिए, जिसको आप बसेस भी कहते हो। इन बसेस के अंदर मुख्तलिफ टाइप्स आ जाती हैं, डाटा टाइप आ जाती है, यानी आपके पास आती है डाटा बस आ जाती है, एड्रेस बस आ जाती है, कंट्रोल बसेस आ जाती हैं। एड्रेस बस वो जिसने कम्युनिकेट करना है कि मुझे डाटा कहाँ से लेना है, कहाँ पे देना है। डाटा बस जो डाटा आना है या जाना है वो डाटा बस के ऊपर जाएगा, और कंट्रोल बसेस आपकी किस सिस्टम को ऑथराइज कर रहे हो कि वो डाटा पाथ ये वाला यूज कर सके अपनी कम्युनिकेशन के लिए, एंड सम अदर कंट्रोल मैकेनिज्म्स के लिए। एक आपके पास आगे मेमोरी एलिमेंट, ये वो है जो आपके सिस्टम के साथ मेमोरी एलिमेंट कनेक्टेड है। ये मैंने आपको बता की कि ये टेम्परेरी भी हो सकता है और परमानेंट भी हो सकता है। परमानेंट के अंदर आपकी जिसमें हार्ड डिस्क आ जाती हैं, और टेम्परेरी जिसमें आपकी रैम्स आ जाती हैं और कैशिंग मेमोरी आ जाती है। सीपीयू जो है उसने मेमोरी के साथ डेफिनेटली डील करना है। जो उसको मिल रहा है वो या इंस्ट्रक्शन है या डाटा है, उसने इंस्ट्रक्शन के ऊपर अमल करते हुए डाटा को मैनिपुलेट करना है, और मैनिपुलेट करने के बाद रिजल्ट जनरेट करने, और रिजल्ट जो है उसने आगे वापस फॉरवर्ड कर देना है। ये है जी आपका मेन
कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन, जिसमें आपके पास मल्टीपल डिवाइसेज हैं, वो एक दूसरे के साथ कनेक्टेड हैं और कनेक्टेड होने के बाद वो डाटा शेयर करती हैं और शेयर करने के बाद उसके ऊपर वर्किंग होती है जो कि सीपीयू परफॉर्म करता है और उसके बाद जो रिजल्ट्स हैं वो वापस आपके जो है एंड डिवाइसेस को कम्युनिकेट कर दिए जाते हैं। अच्छा, जब आप ऑपरेटिंग इनके ऑपरेशंस की तरफ देखते हो तो आपको नजर आएगा कि जो आपकी आईओ डिवाइसेस हैं और सीपीयू है, ये तो कंकरेंटली यानी साइड बाय साइड आपकी वर्किंग कर सकते हैं। लेकिन आपकी जो भी डिवाइसेस हैं उनके आगे आपको कंट्रोलर्स लगे हुए आपको नजर आएंगे। हर डिवाइस का जो जो कंट्रोलर लगा हुआ है वो इस डिवाइस के टाइप के हिसाब से लगा हुआ है और ये रिस्पॉन्सिबल होता है जो आगे कम्युनिकेशन हो रही होती है। जो आपकी डिवाइस कंट्रोलर्स हैं इनके साथ एक लोकल बफर अटैच किया जाता है, उसकी वजह है। उसकी वजह ये है कि ये लोकल बफर क्या है? लोकल बफर ये है कि एक छोटी सी टेम्परेरी मेमोरी एलिमेंट आपने कनेक्ट किया हुआ है इसके साथ। जो भी आपकी डिवाइस है जब वो कम्युनिकेट करती है तो उसकी डाटा कम्युनिकेशन की जो स्पीड है वो आपके इंटरनल सिस्टम के साथ मैच कर भी सकती है और मैच नहीं भी कर सकती। तो इन केस के अगर आपका कोई मिसमैच क्रिएट होता है विद इन द सिस्टम एंड आउट ऑफ द सिस्टम, तो ये मेमोरी क्या करेगी, ये एक बफर जोन क्रिएट करेगी कि जो डाटा आ रहा है वो इसके अंदर स्टोर होता जाएगा और फिर वो आगे ट्रांसफर होता जाएगा। उससे होगा क्या? उससे ये होगा कि अगर आपकी स्पीड जहाँ पे मिसमैच हो रही है तो डाटा लॉस क्रिएट ना हो। वो बफर जोन के अंदर डाटा होगा और वो डाटा जो है वो ट्रांसमिट होता जाएगा फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर और उससे जो है वो आपका डाटा लॉस नहीं होगा और जैसे ही आपकी बफर जोन कंप्लीट होने लगेगी तो आप डाटा हॉल्ट करवा देंगे पीछे से कि जी बफर जोन के अंदर भी जो है ना इतनी जगह नहीं है कि आपको मजीद डाटा को अकोमोडेट करे। क्यों? क्योंकि अगर आप उसको बफरिंग के अंदर नए जोन में लाएंगे, आपकी स्पीड की मिसकम्युनिकेशन की वजह से सपोज कि आप जो आईओ डिवाइस है वो 1 मिनट के अंदर 10 बिट्स जनरेट करती है, जबकि अंदर जो ट्रांसफर हो रही है या आपका सिस्टम जो है वो एक किसी एक पॉइंट के ऊपर कोई कंजेशन आई हुई है, वो उस पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर 1 मिनट के अंदर 8 बिट को प्रोसेस कर सकता है। तो अगर वो 8 बिट को प्रोसेस कर सकता है तो मेरे पास ये जो डिफरेंस क्रिएट हो रहा है ये बाकी 2 बिट्स कहाँ जाएंगी? ये जो 2 बिट्स हैं ये लॉस में जा सकते हैं। तो आपका जो बफर जोन क्रिएट होगा ना, बफर जोन में ये होगा कि अगर इनकी जो स्पीड के अंदर जो प्रॉब्लम क्रिएट आ रही है कि जो मिसमैच क्रिएट हो रहा है, वहां पे आप क्या करोगे, ये 2 बिट वहां पे रिजाइड करेंगे और डाटा लॉस नहीं होगा। और जैसे ही वो स्पीड बराबरी की तरफ जाती है या उसके ग्रेटर हो जाती है, जैसी स्पीड ये इंक्रीज कर जाती है और ये सपोज ये चला जाता है 1 मिनट के अंदर 12 बिट्स, तो अब आपकी कंपनसेशन हो सकती है कि ये 2 बिट्स भी आपकी इजीली मूव कर देंगी, जितना डाटा आ रहा है उसमें चला जाएगा। अब बफर जोन जो है वो आपको जो है वो तंग नहीं करेगी, जितना डाटा आ रहा है वो आपका आगे मूव करता जाएगा। लेकिन अगर मिसमैच आ जाता है और ये स्पीड लोअर साइड पे चली जाती है तो आपके पास ये 2 बिट्स जो लॉस में जा सकती हैं। तो आपने इस लॉस को बचाने के लिए आपने एक बफर जोन क्रिएट की हुई है जिससे आपका डाटा लॉस बच जाएगा। अच्छा, अब आगे बात करते हैं सीपीयू मूव्स डाटा टू और फ्रॉम मेमोरी, मेन मेमोरी और टू लोकल बफर्स। अब जो डाटा सीपीयू को जाना है वो या तो मेन मेमोरी जो मूवमेंट करेगा सीपीयू, या वो मेन मेमोरी में करेगा फ्रॉम लोकल बफर ऑफ योर डिवाइसेस, या फिर फ्रॉम मेन मेमोरी टू लोकल बफर्स फॉर योर डिवाइसेस। ये दोनों कम्युनिकेशन जो होंगी इसके अंदर आपको डेफिनेटली आपके पास लोकल बफर वाला काम जरूर आएगा क्योंकि ये लोकल बफर जो है वो कंट्रोलर के लिए है और जो लोकल बफर डाटा आएगा फिर वो कहाँ पे जाएगा, वो आपके पास आईओ के पास चला जाएगा। सो ये आपकी चेन बनेगी कि आपका सीपीयू जो है वो मेन मेमोरी को डाटा, अगर सपोज बात करते हैं मेन मेमोरी में डाटा जाना है फ्रॉम योर आईओ, तो आईओ जो है वो पहले कंट्रोलर के पास भेजेगी, कंट्रोलर उसको बफर में डालेगा और बफर में डालने के बाद उसको डाटा को ट्रांसफर करेगा मेन मेमोरी में। इसी तरह अगर मेन मेमोरी से डाटा आना है तो मेन मेमोरी से डाटा आएगा बफर जोन में, बफर जोन में जो डाटा आएगा उसको कंट्रोलर सेंड करेगा रिक्वायर्ड आईओ डिवाइस की तरफ। अच्छा, इसी तरह बात चीज है कि जो आपके डिवाइस कंट्रोलर्स हैं वो आपके सीपीयू को इन्फॉर्म करते हैं कि वो कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म, कोई उन्होंने ऑपरेशन परफॉर्म करना जानना है बाय यूजिंग एन इंटरप्ट। इंटरप्ट क्या चीज है? इंटरप्ट ये चीज है कि आप एक रेगुलर वर्किंग कर रहे थे, इसके अलावा आपके और बहुत सारे काम चल रहे हैं जो साइड बाय साइड चल रहे हैं।
लेकिन आपका सीपीयू जो है वो डायरेक्टली उसके काम में एंगेज नहीं हो रहा, उस काम में एंगेज नहीं हो रहा, वो अपनी वर्किंग को कर रहे हैं जब तक उसको सीपीयू की यूटिलाइजेशन की जरूरत ना पड़े, या उसको जरूरत ना पड़े कि सीपीयू उसको जो है वो अपनी जो है प्रेजेंस शो करे फॉर दैट पर्टिकुलर टाइम पीरियड। तो जितनी देर तक वो टाइम पीरियड नहीं आएगा जिसमें आपको सीपीयू की जरूरत है उस प्रोसेस को जो है मॉनिटर करने के लिए, जब वो टाइम आएगा वहां पे आपका सिस्टम एक हैंड रेज करेगा कि जी आप मेरे प्रॉब्लम को देख लें कि क्या मैं सही डायरेक्शन में जा रहा हूँ या मुझे प्रॉब्लम का सलूशन की तरफ आपकी जरूरत है। तो वहां पे वो एक जो सिग्नल या हैंड रेज करेगा उसको हम कहते हैं इंटरप्ट। जब ये इंटरप्ट आएगा तो सीपीयू जो है वो तब देखेगा कि इस प्रोसेस को मुझे क्या करना है, मुझे इसके प्रॉब्लम को एंड करना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, या इस प्रॉब्लम के सलूशन के लिए मुझे क्या काम करना पड़ेगा। जो कॉमन तरीकेकार हैं आपके इंटरप्ट के, वो क्या है? जब आपको ऐसे इंटरप्ट आता है सीपीयू के पास तो वो देखता है वेक्टर टेबल। वेक्टर टेबल क्या है? वेक्टर टेबल हमारे पास एक पूरा टेबल मौजूद है जिसमें जितने भी इंटरप्ट्स हैं वो तमाम के तमाम मेंशन है कि ये इंटरप्ट आ सकता है। जब आपके पास इंटरप्ट आता है, लेट्स से आपके पास इंटरप्ट नंबर 2 आया है, तो आपने इस टेबल के अंदर मेंशन किया है कि ये जो नंबर 2 है ये है कौन सा, और ये वाला जो है इसको सॉल्यूशन जो आपने प्रोवाइड करना है वो सॉल्यूशन यहाँ पे पड़ा हुआ है। आपने उसके सॉल्यूशन को एक स्पेशल लोकेशन एलोकेट की हुई है। ये एक मेमोरी के अंदर एक स्पेशल लोकेशन है, लेट्स से ए, ये है वो लोकेशन ए जहां पे आपने इसका सॉल्यूशन रखा हुआ है। जब आपके पास इंटरप्ट आएगा तो आप देखेंगे कौन सा इंटरप्ट आया। आपने वेक्टर टेबल में जाके देखा इंटरप्ट नंबर 2 कौन सा है, वो ये जी ये इंटरप्ट ये पड़ा हुआ है। ये इसका सॉल्यूशन कहाँ है? वो लोकेशन नंबर ए पे पड़ा हुआ है। आप यहाँ से लोकेशन नंबर ए पे गए, यहाँ पे वो जो पीस ऑफ कोड आपने लिख के रखा हुआ है वो आपने उसको रन किया और आपका जो भी प्रॉब्लम था उसका सॉल्यूशन आ गया। ये जो पीस ऑफ कोड है इसको आप कहते हो ISR, इंटरप्ट सर्विस रूटीन। सो आप ISR के तरफ जाते हो और वहां जाके आप इस रूटीन को एग्जीक्यूट करोगे तो आपका जो सिस्टम है वो अपनी जो भी आपने इंटरप्ट डिक्लेयर हुआ है उसको वो खत्म करेगा, और खत्म करके फिर वो आगे वर्किंग की तरफ जा सकता है। जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम है ये आपके इंटरप्ट ड्रिवन होते हैं क्योंकि आपकी इसकी परफॉर्मेंस बेहतर हो जाती है। जो आपके पास जितने भी मैंने को बात की कि जितने भी आपका जो इंटरप्ट आर्किटेक्चर है मस्ट सेव द एड्रेस ऑफ द इंटरप्टेड इंस्ट्रक्शन। अच्छा, जब भी आपके पास ये इंटरप्ट आएगी तो डेफिनेटली आप कोई वर्किंग कर रहे हो, आप वर्किंग कर रहे थे, कोई पीस ऑफ कोड्स आप इंस्ट्रक्शन जो है वो एग्जीक्यूट कर रहे थे, यहाँ तक आपने एग्जीक्यूट कर लिया था, इस पॉइंट पर जाके आपको इंस्ट्रक्शन आपको इंटरप्ट आया। अब जहां पे आपने कर लिया, अब इसकी जो अगली इंस्ट्रक्शंस हैं आप वो तो रुक गई। तो ये पॉइंट और इससे रेलेवेंट डाटा आप कहीं सेव करेंगे, और सेव करने के बाद फिर आप इस इंटरप्ट को जो है वो हैंडल करेंगे, ताकि आपको पता हो कि जब मैंने ये काम मुकम्मल कर लिया है, जब ये काम हो गया है, तो आपने कहीं से वापस आना और वापस आके आपने इस पीस ऑफ कोड को वापस वहीं से एग्जीक्यूशन स्टार्ट करनी है जहां से आपने छोड़ा था। तो फिर आप क्या करेंगे, इस पॉइंट को सेव करवा कर जाएंगे, और इस पॉइंट को सेव कराने का मतलब ये है कि इसका एड्रेस और इसके इंस्ट्रक्शन के लिए जो भी यहाँ तक आपने काम किया था वहां पे जो भी आपका रेलेवेंट डाटा है उसको भी सेव करवाएंगे। तो ये जो इंटरप्टेड पोजीशन है इसको आप सेव करवाएंगे, और सेव करवाने के बाद आप इंटरप्ट को हैंडल करेंगे, और हैंडल करने के बाद वापस आएंगे कहाँ पे? जहां पे जिस जगह को आपने सेव किया हुआ था, इसको आप वापस आके एग्जीक्यूशन में लेके आएंगे और यहाँ से आप अपनी वर्किंग वापस स्टार्ट करेंगे। सो दैट इज द प्रोसेस। अच्छा, हैंडल करने के हमारे पास दो तरीके कार हैं। जब आपका इंटरप्ट डिक्लेयर होता है या आप पोलिंग करते हैं या आप वेक्टर्ड इंटरप्ट सिस्टम की तरफ जाते हैं। पोलिंग क्या है? पोलिंग ये है कि जी आपके पास सिस्टम 1 है, सिस्टम 2 है, 3 था, 4 था। आप
आपने इनको बारी-बारी जाके देखा कि किसने इंटरप्ट डिक्लेयर किया है। क्या 1 ने किया है? नहीं। दूसरे दूसरे ने किया है? नहीं। तीसरे ने किया है? नहीं। चौथे ने किया? यस, इसने किया है। जब इसने किया है तो इसको जो प्रॉब्लम थी आपने इसका सॉल्यूशन दिया और अपना बाकी काम जो है वो स्टार्ट कर दिया। दूसरा तरीका बस वेक्टर्ड। वेक्टर्ड वाला काम वही है कि जहाँ पे आपका टेबल मौजूद है और इसके अंदर हर एक की लोकेशन डिस्क्राइब्ड है, जो आपको इंटरप्ट आएगा उसके नंबर के हिसाब से आप जाके देख लें कौन सा इंटरप्ट आया है, उस इंटरप्ट के अगेंस्ट उसका एड्रेस मौजूद है, उस एड्रेस पर जाएं और वहां पे लिखा हुआ उसका पीस ऑफ कोड जो है वो एग्जीक्यूट कर दें। ये आप ISR को एग्जीक्यूट करेंगे जो इस प्रॉब्लम से रेलेवेंट है, इसको रिजॉल्व किया और जहां पे आपने कोड को छोड़ा था वहीं पे जाके अपनी नॉर्मल एग्जीक्यूशन को वापस स्टार्ट कर लें। जब आप टाइमलाइन की बात करते हैं इंटरप्ट की, सीपीयू अपनी वर्किंग कर रहा है। एक चीज ध्यान में रखें, एक होता है सीपीयू बर्स्ट, एक होता है आपका पास आईओ बर्स्ट। जो आईओ बर्स्ट है, आईओ बर्स्ट वो बर्स्ट होता है कि जिसमें आपका इनपुट आउटपुट की वर्किंग हो रही है, डाटा मूवमेंट हो रही है। जो डाटा मूवमेंट है वो सीपीयू बर्स्ट, जिसमें सीपीयू अपना काम करता है, इससे बहुत ज्यादा होती है टाइम कंजम्पशन के लिहाज से। दैट मीन्स कि अगर आपने कोई डाटा मूवमेंट करनी है उसमें जो टाइम कंज्यूम होगा वो बहुत ज्यादा होगा और जो टाइम आपको उसको एग्जीक्यूट करने में चाहिए वो बहुत कम लगेगा। तो आप अगर देखेंगे कि अगर आपको कोई आईओ डिवाइस ने कोई वर्किंग करनी है तो उसको एक काफी ज्यादा टाइम चाहिए अपनी डाटा को मूव करने के लिए। जब उसने अपनी ट्रांसफर कंप्लीट कर ली है तो उसके बाद वो आपके सीपीयू को रिक्वेस्ट करेगा कि जो मेरी प्रॉब्लम है उसका सोल्यूशन दे। तो जब आपने इसको रिक्वेस्ट की तो रिक्वेस्ट के सिलसिले में उसने अपनी वर्किंग को स्टॉप किया। स्टॉप करने के बाद आपकी तरफ देखा और आपकी वर्किंग को परफॉर्म किया, आपकी प्रॉब्लम को हैंडल किया। जब आपने की प्रॉब्लम को हैंडल कर दिया, हैंडल करने के बाद वो अपनी वर्किंग में वापस चला गया। अब वो अपनी वापस नॉर्मल वर्किंग कर रहा है। उसके बाद जब भी आपकी आईओ डिवाइस को कोई वर्किंग करने की जरूरत है, कोई रिक्वेस्ट करनी है, तो वो उसने अपनी डाटा मूवमेंट की। जैसी डाटा मूवमेंट की तो उसने रिक्वेस्ट की। रिक्वेस्ट करने के बाद उसने अपना रिक्वेस्ट के रिस्पॉन्स में अपनी वर्किंग को, नॉर्मल वर्किंग को स्टॉप किया। आपकी रिक्वेस्ट की तरफ ध्यान दिया, उसको कंप्लीट किया। कंप्लीट करने के बाद वो अपनी वापस अपनी पोजीशन में वापस चला गया। सो दिस इज द प्रोसेस। और आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जितना टाइम उसको डाटा का मूवमेंट में लगा है और जो उसको प्रोसेसिंग में लगा है वो कितना डिफरेंस उसमें मौजूद है। आपको जो आईओ की डाटा ट्रांसफर में टाइम है वो बहुत ज्यादा है कंपैरेटिव टू द सीपीयू वर्किंग जो उसने उसके अगेंस्ट की है। इसके बाद आपके पास आ जाता है आईओ स्ट्रक्चर। आईओ स्ट्रक्चर के अंदर अब आपके पास दो तरीके कार हैं कि जो आपका सिस्टम रिस्पॉन्ड करेगा। या तो वो कंट्रोल यूजर प्रोग्राम को वापस करेगा उस वक्त जब आपकी वर्किंग कंप्लीट हो गई है, अपॉन कंप्लीशन। या फिर दूसरा तरीकेकार ये है कि कंट्रोल रिटर्न टू द यूजर प्रोग्राम विदाउट वेटिंग फॉर आईओटी कंप्लीशन। जब आपने वेट करना है तो आपके वजह क्या बन सकती है कि जी आपका जो इंस्ट्रक्शन है, वेट इंस्ट्रक्शन आइडल्स द सीपीयू अंटिल द नेक्स्ट इंटरप्ट। या तो आपके इंटरप्ट की वजह से उसने उसको किया हुआ वेट लूप कंटेंशन ऑफ मेमोरी एक्सेस। आपका जो है मेमोरी कंटेंशन आ गई है, मेमोरी जो है वो कहीं और यूटिलाइजेशन में है और आपको उसको वेट करना पड़ रहा है कि वो उसकी एक्सेस आपको अवेलेबल हो जाए। जब एक्सेस आपको अवेलेबल हो जाएगी तो फिर आप उसको वर्किंग कर सकें। तो उस केस में भी आपको वेट करना पड़ सकता है। एट मोस्ट वन आईओ रिक्वेस्ट इज आउटस्टैंडिंग एट अ टाइम, नो साइमल्टेनियस आईओ प्रोसेसिंग। आपके पास एक वक्त में एक आईओ प्रोसेसिंग वर्किंग कर सकती है। दो, एक से ज्यादा आईओ प्रोसेसिंग जो है वो एक वक्त में नहीं होगी, होगी तो एक के बाद दूसरी होगी। ठीक है, लेकिन एक के वक्त में एक होगी। आप एक वक्त में सिर्फ एक को हैंडल करेंगे, मल्टीपल को हैंडल नहीं कर रहे होंगे। अच्छा, जो दूसरी केस में आप डायरेक्टली वर्किंग कर रहे हैं, सिस्टम कॉल्स क्या है जी? रिक्वेस्ट टू द ओएस टू अलाउ यूजर टू वेट फॉर आईओ कंप्लीशन। या तो आपको सिस्टम कॉल आएगा जी वेट कर लें, आपकी वेटिंग की जरूरत है आईओ कंप्लीशन की किसी वजह से, तो आप वेटिंग में जाएंगे, वरना आप डायरेक्टली वर्किंग की तरफ जा रहे होंगे। डिवाइस स्टेटस टेबल, जितने भी डिवाइसेस कनेक्टेड हैं उसका एक टेबल मौजूद है। उस टेबल के अंदर उनकी डिटेल्स मौजूद हैं कि जो भी डिवाइसेस हैं उनकी टाइप कौन सी है, उनका एड्रेस क्या है,
देखो हर चीज जो आपके पास यहाँ पे मौजूद है उनके एड्रेसेस मौजूद हैं, जस्ट लाइक मैं किस टर्म में बात कर रहा हूँ कि जितने भी आपके आईओ डिवाइसेस हैं, ये भी आपकी जिस तरह आपकी मेमोरी है, आपको मेमोरी की हर लोकेशन का एड्रेस मौजूद है, इसी तरह आपके जितने डिवाइसेस हैं उनके भी एड्रेसेस मौजूद हैं। आपके सिस्टम के अंदर एक से ज्यादा यूएसबी पोर्ट्स मौजूद हैं, लेकिन जब भी आप किसी एक खास पोर्ट पर लगाते हो तो उसी पोर्ट पे डाटा ट्रांसफर हो रहा होता है। सपोज आपने एक वक्त के अंदर आपके सिस्टम के अंदर अगर 6 पोर्ट्स हैं, यूएसबी पोर्ट्स, पर आपने 2 पोर्ट्स के ऊपर जो है 2 यूएसबीज लगाई हुई है, फ्लैश ड्राइव लगाई हुई है आपने। एक फ्लैश ड्राइव 1 है जो पोर्ट 1 पे लगी हुई है, और एक फ्लैश ड्राइव 2 है जो पोर्ट नंबर 2 पे लगी हुई है। तो जो डाटा आप फ्लैश ड्राइव 1 के अंदर सेंड कर रहे हो फ्लैश ड्राइव 1 में ही जाएगा, हालांकि पोर्ट्स तो ज्यादा लगी हुई हैं। तो उसकी वजह ये है कि फ्लैश ड्राइव की जो पोर्ट 1 है उसका एक एड्रेस अलहदा है, जो पोर्ट 2 है उसका एड्रेस अलहदा है। जब आप उसको कहोगे कि फ्लैश ड्राइव 1 के अंदर डाटा सेंड करे तो वो पोर्ट 1 पे डाटा सेंड करेगा। जब आपको कहोगे फ्लैश ड्राइव 2 के अंदर डाटा सेंड करते तो वो पोर्ट 2 के ऊपर डाटा सेंड करेगा। तो इसलिए, और वो कैसे उनको डिस्टिंग्विश करेगा? बेस्ड ऑन देयर यूनिक एड्रेसेस। जब आप उनके सेपरेट एड्रेस के ऊपर सेंड कर रहे होगे तो वो उसी ड्राइव के अंदर ही जाएगा, और ये नहीं होगा कि आपने भेजा डाटा ड्राइव 2 में था और वो डाटा जो है ड्राइव 1 में चला जाए। ये नहीं हो सकता अनटिल अनलेस आप उसको खुद से सेंड करें। इसी तरह आपके पास जो इंडेक्सिंग है वो उसके अंदर आप फिर इसकी मॉडिफिकेशन भी कर सकते हैं। इसके अंदर आपका स्टेटस भी मौजूद है कि आपका स्टेटस क्या है, बिजी हैं, अवेलेबल हैं, रेडी हैं। तो उसके हिसाब से आपको पता होगा कि जो है जिसकी इसकी जो स्टेट है उसके हिसाब से उसकी वर्किंग हो सकती है कोई भी इंस्ट्रक्शन के एग्जीक्यूशन के लिए। और आप उसके अंदर जो इंडेक्सिंग है वहाँ पे आप जो है इसकी एंट्री को मॉडिफाई भी कर सकते हैं कि उसकी टेबल एंट्री को कि इसमें आप जो है वो डिवाइस ऐड कर लें, निकाल दें, उनका स्टेटस चेंज कर दें, इंटरप्ट इंक्लूड कर दें, इंटरप्ट एंड दिस दैट। ये तमाम चीज़ें जो है वो आपके पास जो है वो चीज़ें मौजूद हैं इसके वर्किंग के लिए। अब बात यहाँ पे करते हैं कि जो आपके पास डाटा है वो अमूमी तौर पर जिस तरह बात किया कि आपका जो कंप्यूटर है वो वंस एंड जीरोस की टर्म्स में बात करता है। जब वो वंस एंड जीरोस की टर्म्स में बात करेगा तो ये आपकी सिंगल जो है वो आपके बिट कहलाती है। अगर मैं इसकी क्वांटिटी 4 कर दूं तो ये जो 4 बिट्स हैं ये मिलके एक निबल बनाती हैं, और अगर मैं इनकी क्वांटिटी 8 कर दूंगा तो ये आपकी एक बाइट बन जाती है। लेकिन ये छोटे यूनिट्स हैं, हमें जब हम बड़े लेवल पे बात कर रहे होते हैं हमें लार्ज स्केल यूनिट्स की जरूरत पड़ती है। तो जब हम लार्ज स्केल यूनिट्स की बात करते हैं तो एक हमारे पास यूनिट आ जाता है 2⁻10, या आप जिसको कह रहे हो 1024 बाइट्स। तो ये जो यूनिट है ये आपका किलो कहलाता है अमूमी तौर। अच्छा, यहाँ पे आपका किलो जो आपको नजर आएगा ये 1024 है। अमूमी तौर पे जब हम किलो की बात करें तो हम 1000 को काउंट कर रहे होते हैं, लेकिन जब हम बिट्स के अंदर बात कर रहे होते हैं तो यहाँ का जो किलो है वो 1000 नहीं है, वो 1024 होता है। और इसी तरह अगर आप इसके और बड़े स्केल पे जाएं तो 2⁻10 आपका 1K हो गया, 2⁻20 या 2⁻1024 का 2 पावर, ये आपका हो जाता है 1 मेगा। इसी तरह जो अगर आप इसको करते हैं 2⁻30 या 1024 की पावर 3 तो ये आपका बन जाता है गीगाबाइट। अगर आप इसकी 2⁻40 कर देंगे तो आपके पास टेराबाइट बन जाएगा, और पेटाबाइट के लिए आपको 2⁻50 से मल्टीप्लाई कर दें, इक्वल कर दें, इज इक्वल टू 2⁻50 विल बी इक्वल टू 1 पेटाबाइट। तो ये आपके लार्जर स्केल्स हैं। अभी तक आपके पास जो हार्ड डिस्क अवेलेबल है वो टेराबाइट में है, लेकिन डेफिनेटली जो आप लार्जर स्केल्स आप फार्मिंग लेवल पे चले जाते हैं तो पेटाबाइट्स के अंदर भी आपके पास अवेलेबल होंगी। और जो आपके डाटा वेयर हाउसेस की तरफ चले जाते हैं वहाँ पे आपके पास बड़े स्केल के अंदर आपके पास डाटा मौजूद होता है, तो वहाँ पे पेटाबाइट्स एंड अबव के अंदर आप डीलिंग करते हैं। सो ये हैं जी आपके सम स्टोरेज यूनिट्स। इसके बाद हम बात करते हैं स्टोरेज के स्ट्रक्चर की। जब हम स्टोरेज के स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो हमारे पास एक तो हमारे पास आ जाती है मेन मेमोरी। जो मेन मेमोरी है वो तो रैंडम एक्सेस है, कहीं से कोई भी डाटा आप पिक कर सकते हैं। और दूसरी जो ये है वो वोलेटाइल होती है। आफ्टर आप इसकी पावर ऑफ करके ऑन करेंगे जो जो भी डाटा इसके अंदर मौजूद है वो तमाम का तमाम वैनिश हो जाएगा। सो दैट इज योर मेन मेमोरी। जो दूसरी हमारे पास मेमोरी होती है दैट इज योर सेकेंडरी।
सेकेंडरी के अंदर जो है वो नॉन वोलेटाइल डाटा मौजूद होता है। ये जो स्टोरेज होती है ये ज़्यादा लंबे अरसे के लिए हम डाटा स्टोरेज के लिए यूज़ करते हैं। इसके अंदर आपकी हार्ड डिस्क भी आ जाती हैं और सॉलिड स्टेट ड्राइव्स भी आ जाती हैं। जो हार्ड डिस्क हैं इसके अंदर आपके पास जिस तरह सीडीज़ हैं, इस तरह प्लैटर्स होते हैं और ये प्लैटर्स जो हैं ये मैग्नेटिकली डाटा को रिकॉर्ड करते हैं और रिट्रीव करते हैं डाटा फ्रॉम दैट। और ये मल्टीपल प्लैटर्स जो हैं वो एक दूसरे के ऊपर रखे होते हैं और इसके अंदर एक आपका आर्म मूव करता है जो अम, आपके सेक्टर्स और ट्रैक्स के ऊपर से डाटा जो है वो रिट्रीव करके आपको देता है। इसके बरक्स आपके पास एक और चीज मौजूद है दैट इज योर सॉलिड स्टेट ड्राइव्स। ये हार्ड ड्राइव से थोड़ी फास्ट है, नॉन वोलेटाइल है, लेकिन कॉस्टली है। आपकी जो नॉर्मल हार्ड डिस्क है उसकी कॉस्ट थोड़ी कम है कंपेयर टू सॉलिड स्टेट ड्राइव, क्योंकि ये थोड़ी सी आपकी चिप बेस्ड के अंदर आपकी टेक्नोलॉजी है, जिसमें मुख्तलिफ टेक्नोलॉजीज हैं। जो ज़्यादा सुनने में चीज़ आती है दैट इसके अंदर रोटरी पार्ट कोई नहीं होता, ये सारा का सारा स्टेशनरी पार्ट है। दैट मीन्स कि इसके अंदर जो चिप मौजूद है ये आप कह लें कि इसके अंदर जो है वो आप स्विचेस बेस के ऊपर आप जो है वो डाटा स्टोरेज करवा रहे हैं, तो इसके अंदर मूवेबल पार्ट कोई नहीं होता। स्टेशनरी एलिमेंट के ऊपर जो है वो आपकी सॉलिड स्टेट ड्राइव कर रही होती है काम, और ये डाटा परमानेंट स्टोर कर रही होती है। जब आप स्टोरेज हायरार्की की तरफ बात करते हैं तो आप जब इसकी हायरार्की बनाते हैं तो उसके अंदर 3 मेन फैक्टर्स जो हैं वो आपके डिफाइन कर रहे होते हैं कि हायरार्की में आपकी पोजीशन कहाँ पे होगी और उसका फ़र्क कहाँ पे पड़ेगा। अम, एक है आपकी स्पीड, कि आपकी स्पीड कितनी ज़्यादा है, कितनी कम है, ये डिफाइन करेगी कि आपको कहाँ पे होना चाहिए, किस पोज़ीशन पे। दूसरी कॉस्ट, कितनी कॉस्ट आपको ज़्यादा पड़ रही है, उसको इंक्रीज़ करने के लिए उसकी कैपेसिटी को और उसकी वोलेटिलिटी क्या है? क्या वो सिस्टम वोलेटाइल है या नॉन वोलेटाइल है? कैशिंग क्या है? कॉपिंग इंफॉर्मेशन इनटू अ फास्टर स्टोरेज सिस्टम, मेन मेमोरी कैन बी यूज्ड एज़ अ कैश फॉर सेकेंडरी। हर एक डिवाइस अगली डिवाइस के लिए कैशिंग का तकरीबन आपकी वर्किंग को बिहेवियर दे रही होती है। कैसे ये भी नेक्स्ट उसमें स्लाइड में इंशाल्लाह भी आपको देख के इसको क्लियर बता देता हूँ। डिवाइस ड्राइवर्स क्या हैं? आपके पास कंट्रोलर मौजूद है और ये कंट्रोलर जो है वो इंटरफेसिंग कर रहा है आपके कर्नल के साथ और आपके हार्डवेयर के साथ। तो ये एक आपका एक छोटा सा डिवाइस, वो आप कह लें छोटा सा एक प्रोग्राम होता है जो कि एक इंटरफेसिंग प्रोवाइड कर रहा होता है आपके कंट्रोलर को, हार्डवेयर के कंट्रोलर को आपके ऑपरेटिंग सिस्टम के कर्नल के साथ, ताकि वो एक कंपैटिबिलिटी क्रिएट हो जाए और वो डाटा शेयरिंग इजीली उसको अंडरस्टैंड कर सके और उसको शेयर कर सके। जो हमने भी बात की हायरार्की के अंदर, जब हम ये 3 चीज़ें देखते हैं, कॉस्ट और वोलेटिलिटी, और तीसरी चीज़ हमारे पास आई थी स्पीड। तो जो सीपीयू है जिसने मेन सारी वर्किंग करनी है, या इसको इस तरह कहना चाहिए एएलयू, अरिथमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट, इसने जो वर्किंग करनी है, उसने जो डाटा उठाना है, यूज करना है, वो रजिस्टर से उठाना है। ये रजिस्टर्स जो है ये अंदर डील कर रहे होते हैं। सो दैट मीन्स कि एक रजिस्टर का साइज 32 बिट हो सकता है, 64 बिट हो सकता है, माइट बी 128 बिट हो जाए, लेकिन ये बिट साइजेस में। जबकि आप कैश बात करते हैं तो ये आपको एमबीज के अंदर मिलती है, 2 MB, 4 MB, 8 MB। सो दीज आर द साइजेस ऑफ योर कैश। कैश जो ये एक आपकी प्रोसेसर के ऊपर छोटी सी मेमोरी मौजूद होती है जो काफ़ी फास्ट वर्किंग करती है, और ये आपके रजिस्टर्स को डाटा फ्राहम करती है, और ये वो रजिस्टर्स हैं जिनके ऊपर आपका एएलयू डायरेक्टली वर्किंग कर रहा होता है। और मेन मेमोरी विच इज़ योर रैम, ये आपको अमूमी तौर पे जो साइज नजर आते हैं वो 4 GB, 8, 12, 8, 16, 32, 64। सो ये साइजेस आपको नजर आ रहे हैं जो आपकी मेन मेमोरी में है। सो ये अगर जितना जितना आप अब इसके ना कॉस्ट का साइज आप देख सकते हैं कि कॉस्ट का फर्क कितना पड़ रहा है। आपका 8 MB कैश वाला जो प्रोसेसर है उसकी प्राइस इस वक्त मेरे ख्याल से नॉर्मली शायद कोई 60-70 के अंदर, 1000 के अंदर इस वक्त आपका प्रोसेसर होगा। कोर i7 अगर आप देखने जाते हैं, कोर i7 8-9 जनरेशन, तो उसके अंदर आपकी 8 MB कैश आ रही है। अगर आप इसका थर्ड वर्जन उठाने की कोशिश करेंगे कोर i7 का, तो वो आपको ज़रा सस्ते में मिल जाएगा। लेकिन अगर आप उसका 8-9 जनरेशन उठाएंगे जिसकी कैश 8 है, तो वो आपको इतने का पड़ेगा। अगर आप इसकी कैश और ऊपर चले जाते हैं जो कि आपके
आपकी 12 MB कैश में भी मिल जाएगा, तो वो इसकी कॉस्ट उसकी मजीद आप बढ़ा लें, तो आप अंदाजा कर सकते हैं कि इतनी हाई कैपेसिटी का जो कैश सिस्टम है वो कितना महंगा पड़ेगा। जबकि अगर आप 8 MB से 16 MB की तरफ रैम की तरफ जाए, 16 GB रैम की तरफ जाएंगे, तो आपको जो प्राइस नजर आएगी फर्क, वो आपको नजर आएगा कि आपकी जो प्राइस के अंदर फर्क आ रहा है वो अप्रोक्सीमेटली 2 या 4 हज़ार या 8 हज़ार तक का फर्क पड़ेगा। इससे ज्यादा का फर्क नहीं पड़ रहा होगा। इसी तरह अगर आप सॉलिड स्टेट ड्राइव की तरफ जा रहे हो तो आपके पास आते हैं 128 GB, 256 GB, 512। अभी सब 512 करंटली जो उसके प्राइसेस जा रही हैं वो राउंड अबाउट 14 से 15 हज़ार रुपए का 512 GB की हार्ड डिस्क है आपकी सॉलिड स्टेट ड्राइव। जबकि आप नॉर्मल जो हार्ड डिस्क यूज करने जाएंगे तो आपको 1 TB जो हार्ड डिस्क है वो तकरीबन 4 हज़ार रुपए की मिल जाएगी या 8 हज़ार रुपए के मैक्स में मिल जाएगी। ये 2 TB आपको 8 हज़ार रुपए की मिल जाएगी अगर 2 TB की तरफ जाते हैं तो 8 से 10 हज़ार रुपए, लेट्स से 10 हज़ार। तो आप अंदाजा कर सकते हैं कि ये 512 जो है सॉलिड स्टेट की वो 15 हज़ार रुपए की या 16 हज़ार रुपए की मिल रही है और ये 10 हज़ार रुपए की आपको 2 TB मिल रही है जो इससे 4 गुना बढ़ी है। तो आप प्राइसिंग का अंदाजा लगा सकते हैं। तो डेफिनेटली इनकी स्पीड का भी फर्क है। सॉलिड स्टेट ड्राइव मैंने चूंकि बात किया इसमें रोटरी पार्ट चूंकि नहीं है तो इसकी स्पीड वर्किंग की काफी तेज है, लेकिन ये इसको मैच नहीं करती। इसी तरह मेन मेमोरी जो है वो कैश की मेमोरी की स्पीड को मैच नहीं करती। इसमें कैश जो है वो रजिस्टर्स की जो वर्किंग स्पीड है उनको मैच नहीं करती। इससे नीचे फिर आपकी ऑप्टिकल डिस्क आ जाती हैं और फिर आपकी मैग्नेटिक डिस्क आ जाती हैं जो हाई लेवल डाटा स्टोरेज के लिए यूज होती हैं, लेकिन इनकी स्पीड जो है वो डेफिनेटली कैश वगैरह और ये जो आपके डायरेक्ट सॉलिड सॉलिड स्टेट ड्राइव्स हैं इनकी स्पीड को मैच नहीं करेगी। कैशिंग का प्रिंसिपल इसके अंदर जो अगर मैं मेन बात करूं तो मेन चीज जो आपको है कि आपका साइज क्या है और इसकी रिप्लेसमेंट पॉलिसी क्या है। आपने कैश का साइज कितना होना चाहिए, क्योंकि इसकी साइज बढ़ाने में एक तो कॉस्ट बहुत ज्यादा लगती है, तो आपको बड़ा ध्यान से इसका साइज बढ़ाना पड़ता है कि क्या फिजिबल भी है इसका साइज बढ़ाना या नहीं। और बढ़ाएंगे तो उससे आपको फायदा क्या होगा और उसका नुकसान क्या हो सकता है, क्योंकि मैंने बात बताई कि कैश का साइज बढ़ाना इतना आसान नहीं है। अगर आप बढ़ाते हैं तो उसकी कॉस्ट बहुत ज्यादा इफेक्ट हो जाती है। रिप्लेसमेंट पॉलिसी कैश के अंदर क्योंकि इसका साइज बहुत मिनिमम है, आप देखते हैं कि हम L1 की बात करें, L2 की बात करें, फिर L3 की बात करें, तो L1 कैश जो है वो आपकी केबीज में आती है ये दोनों, और ये सिर्फ ये L3 जो है ये जाके आपके पास जो साइज है वो एमबीज में जाना शुरू होता है। कुछ जगहों में L3 की जगह आप L2 के अंदर इसका साइज बढ़ा देते हैं, कुछ सिस्टम्स के अंदर ये चीज है। लेकिन अमूमी तौर पे जो इंटेल सिस्टम्स है उनमें L1 L2 L3 माइट भी आप L4 की तरफ चले जाए, लेकिन आपका L3 जो है ये आपका जो है ये एमबीज में साइज आता है 248 या अब शायद 12 भी है। ये जो 12 वाला एमबी वाला सिस्टम है ये काफी कॉस्टली है, क्योंकि ये थोड़ा सा हाई एंड साइड पे सिस्टम यूज होते हैं जो आपके मेरे जैसे जो पर्सनल यूज के काम कर रहे हैं। जस्ट लाइक अगर आपने सिंपल मूवीज देखनी है या आपने छोटे मोटे काम करने हैं वहाँ पे आपका 2 and 4 तक भी बहुत काम है। अगर आपने बहुत ज्यादा कुछ छलांग मारनी है तो 8 MB पे चले जाते हैं। इसकी वर्किंग की जो फायदा आता है वो हाई एंड साइड पे आता है जहाँ पे हमने ज्यादा प्रोसेसिंग करनी हो, तो ये आपको वहाँ पे डाटा जो है वो जरा प्रॉपर तरीके से दे देता है। तो आपके ये जो साइज चूंकि बहुत छोटा है, एमबीज के अंदर साइज है, तो आपको रिप्लेसमेंट पॉलिसी देखनी पड़ती है कि आप इसके अंदर जो डाटा रखेंगे और निकालेंगे वो किस तरह हो कि वो बेहतर तरीके से यूटिलाइजेशन की तरफ जा सके। दैट मीन्स कि अगर आपका एक डाटा बार बार यूज होना है तो अगर आप उसको रिप्लेस कर देते हैं तो आपको उतनी मरतबा आपको पीछे से जाके डाटा लेके आना पड़ेगा फ्रॉम योर सेकेंडरी हार्ड ड्राइव। जब आप सेकेंडरी हार्ड ड्राइव की तरफ मूव करते हैं, जितनी आपकी मूवमेंट सेकेंडरी हार्ड ड्राइव की तरफ होगी उतनी आपकी वर्किंग स्लो होती जाएगी, और जितना डाटा आपको डायरेक्टली कैश से मिलता जाएगा उतनी आपकी स्पीड, यानी आपकी जो हायरार्की अगर आप उसको फॉलो करें, जितना आप स्केल नीचे मूव करना शुरू करेंगे, यानी अगर आपको कैश में से डाटा नहीं मिलता और आप मूव करते हैं टूवर्ड्स योर रैम, तो आपकी स्पीड थोड़ी स्लो हो जाएगी। और अगर आपको रैम में डाटा नहीं मिलता और अगर आपको सॉलिड स्टेट ड्राइव की तरफ जाना पड़ता है तो आपकी स्पीड और स्लो हो जाएगी। सॉलिड स्टेट ड्राइव हाई स्पीड तो है लेकिन वो रैम की स्पीड को मैच नहीं करती। इसी तरह रैम की जो स्पीड है वो हाई है लेकिन वो कैश की स्पीड को मैच नहीं करती। तो ये चीजें आपका जो है फर्क आ जाएगा। डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस डीएमए,
डीएमए क्या करता है, आपका सीपीयू जो है अगर हर काम के अंदर अगर जो आपने डाटा ट्रांसफर करना है, अगर सारा डाटा ट्रांसफर आपका सीपीयू खुद करेगा तो वो जो प्रॉपर वर्किंग है वो अचीव नहीं कर पाएगा, उसकी एफिशिएंसीज डाउन होना शुरू हो जाएंगी। तो आपके पास एक डीएमए यूनिट होता है, ये क्या करता है, ये आपके सीपीयू के बिहाफ पे डाटा ट्रांसफर कर रहा है। अगर आपकी कोई लेट्स से आपके पास कोई आईओ डिवाइस मौजूद है और ये आपका मेमोरी एलिमेंट है, तो डीएमए क्या करेगा, आपका सीपीयू डीएमए को बता देगा कि आपने कितना डाटा, कितना बल्क ऑफ डाटा, यानी आप ब्लॉक ऑफ डाटा सेंड करते हैं। आप इसमें सिंगल सिंगल बिट या बाइट सेंड नहीं कर रहे हैं, आप पूरा ब्लॉक ऑफ डाटा सेंड कर रहे हैं। तो आप क्या करेंगे, आप डीएमए को बता देंगे कितना ब्लॉक ऑफ डाटा है, कहाँ से उठाना है, कितना उठाना है और कहाँ पे रखना है। तो जब आप डीएमए को बता देंगे तो डीएमए आईओ से डाटा लेगा और मेमोरी में रख देगा, या मेमोरी से डाटा लेगा और जाके आईओ में रख देगा, और जब ये डाटा ट्रांसफर कर देगा तो फिर ये इंटरप्ट देके सीपीयू को इंडिकेट कर देगा कि मैंने डाटा ट्रांसफर कर दिया। सो दिस इज द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ योर डीएमए। ये आपको नजर भी आ जाएगा कि आपकी एक डिवाइसेस हैं, वो डिवाइसेस आपके सीपीयू को डायरेक्टली भी डाटा दे सकती हैं, और अगर इसने डाटा स्टोरेज करना है या स्टोरेज से डाटा लेना है तो आपका डीएमए का जो यूनिट है वो इसमें कारआमद होगा कि आपका जो सीपीयू है वो इसको इंडिकेट कर देगा कि क्या कितना डाटा कहाँ से उठाना है और कहाँ पे देना है और कहाँ पे रखवाना है। तो ये इन्फॉर्मेशन इसको डीएमए को प्रोवाइड कर दी जाएगी, और इन द रिटर्न जब वो डाटा ट्रांसफर कर देगा तो वो इंटरप्शन डिक्लेयर कर देगा कि जी मैंने आपका जो वर्किंग है उसको परफॉर्म कर दिया। इसके बाद हमारे पास आ जाता है कंप्यूटर सिस्टम आर्किटेक्चर। कंप्यूटर सिस्टम आर्किटेक्चर के अंदर जो है मोस्टली जो आपके पास सिस्टम है वो सिंगल प्रोसेसर सिस्टम होते हैं। सिंगल प्रोसेसर के अंदर यानी आपके पास जो सिस्टम के अंदर जो एक प्रोसेसर लगा वो सिंगल प्रोसेसर लगा हुआ है। यहाँ पे हम सिंगल प्रोसेसर की बात कर रहे हैं, कोर की बात नहीं कर रहे, क्योंकि अब आपके सिस्टम जो हैं जो सिंगल प्रोसेसर भी हैं उनके अंदर मल्टीपल कोर्स एंड विजुअलाइजेशन वगैरह ये चीजें फैक्टर्स आ गए हैं, जिसकी वजह से आपकी सिस्टम्स की जो स्पीड है वो काफी बेहतर हो गई है। अच्छा, इसके अलावा अब आपके पास जो एक और चीज अवेलेबल है दैट इज योर मल्टी प्रोसेसर्स। आपके पास मल्टीपल प्रोसेसर्स भी मौजूद हैं। अब यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ कि एक है आपके पास नंबर ऑफ कोर्स, कि आपके एक प्रोसेसर के अंदर मल्टीपल कोर्स मौजूद हैं, 1 2 3 and 4 मे बी मोर देन दैट, आपके 8 कोर्स भी मौजूद हैं आपके सिस्टम्स के अंदर। और दूसरी चीज है मल्टीपल प्रोसेसर्स, एक से ज्यादा आपने प्रोसेसर्स एंगेज किए हुए इन योर सिस्टम्स। फर्क क्या होगा, इससे आपकी थ्रूपुट इंक्रीज हो जाएगी, आपकी वर्किंग ज्यादा अच्छी हो जाएगी, इकोनॉमी ऑफ द स्केल बढ़ जाएगी और रिलायबिलिटी बढ़ जाएगी। अगर एक चीज के अंदर कोई प्रॉब्लम आ रही है तो दूसरा उसको जो है वो फॉल्ट टॉलरेंस के अंदर आपकी जो है वो इंक्रीज कर देता है। तो आपके पास जो मल्टी प्रोसेसिंग है वो दो किस्म की है, एक तो है आपके पास एसिमेट्रिक और एक आपके पास आ जाती है सिमेट्रिक मल्टी प्रोसेसिंग। जो एसिमेट्रिक है उसमें हर प्रोसेसर इज असाइंड अ स्पेशल टास्क, यानी आपने हर टास्क को एक अलग प्रोसेसर दे दिया है और वो जो है अपनी वर्किंग को कंप्लीट करता है। जबकि सिमेट्रिक मल्टी प्रोसेसिंग में क्या है, ईच प्रोसेसर परफॉर्म्स ऑल टास्क, यानी हर प्रोसेसर के पास कैपेबिलिटी है कि वो सारे के सारे काम कर सकता है और सारे के सारे काम करता है। तो अगर आप मल्टी प्रोसेसर की बात करेंगे तो सिमेट्रिक लेवल पे क्या है कि जी आपने जितने भी प्रोसेसर्स हैं इन तमाम को एक सिंगल मेमोरी के साथ कनेक्ट किया हुआ है। ये मेमोरी के अंदर जो डाटा मौजूद है उसको हर एक प्रोसेसर वहां से एक्सेस ले सकता है, और प्रोसेसर वहां से डाटा लेने के बाद अपनी अपनी वर्किंग अपनी कैश में लाता है और कैश से वो रजिस्टर्स में ले जाके सीपीयू के ऊपर वर्किंग परफॉर्म करता है। तो जिसके पास जो सा डाटा जाएगा, जो इंस्ट्रक्शन जिसके पास जाएंगी वो उसके वो रजिस्टर्स में उसके खिलाफ उसके अगेंस्ट जो है वो अपनी वर्किंग को परफॉर्म करेगा। इसके बाद जो हमारी बात आ जाती है डुअल कोर सिस्टम, या इसको अगर मैं इसको ज्यादा ब्रॉडली कहूँ मल्टी कोर सिस्टम। विद इन द सेम प्रोसेस मैंने उस प्रोसेसर के अंदर मल्टीपल प्रोसेसर्स इंगेज कर दिए, और ये जो एक प्रोसेसर के अंदर मैंने मल्टीपल प्रोसेसर्स रख दिए हैं इनको हम कहते हैं कोर। अगर आप दो कोर्स हो विद इन द सेम प्रोसेसर तो यानी एक फिजिकल प्रोसेसर आपको एक ही नजर आएगा लेकिन उसके अंदर एम्बेड हुए हैं मल्टीपल प्रोसेसर्स। तो अगर तो एक ही के अंदर दो हैं तो वो डुअल कोर हो जाएगा, अगर आप चार लेते हैं वो क्वाड कोर हो जाएगा, 8 आ जाते हैं तो ऑक्टा कोर हो जाएगा। सो ये आपके पास जो है वो कोर्स का डेफिनेशन ही आ जाती है। तो जितनी भी आपकी, अगर मैं ये सिंगल एक प्रोसेसर लगा हुआ है, इस प्रोसेसर के अंदर जितनी भी कोर्स हैं
हर कोर के लिए एक अलहदा कैश मौजूद है, उसके अपने रजिस्टर्स मौजूद हैं, उसका अपना अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट मौजूद है जिसमें उसकी जो वर्किंग है उसको परफॉर्म करना है। सो दैट मीन्स कि अगर मेरे पास ये मल्टीपल प्रोसेसर्स लगे होंगे तो वो इस तरीके से होंगे कि एक प्रोसेसर ये लगा हुआ है, एक प्रोसेसर ये लगा हुआ है, ये मेमोरी इसको भी दे रहा है, इसको भी दे रहा है। अच्छा, इसके अंदर अगर ये दो प्रोसेसर लगे हुए हैं तो ये इसको भी डाटा मिल रहा है, इसको भी मिल रहा है, इसके अंदर भी अगर दो हिस्से लगे हुए हैं तो एक इसको भी मिल रहा है डाटा, इसको भी मिल रहा है। सो दैट मीन्स कि फिजिकली आप देख रहे हैं तो आपको दो प्रोसेसर्स नजर आ रहे हैं, लेकिन अगर आप टोटल कोर्स काउंट करेंगे तो एक दो इसकी और एक और दो इसकी, यानी आपका टोटल इस वक्त चार एक वक्त में प्रोसेसिंग कैपेसिटी है, चार कोर्स आपके पास मौजूद है इस वक्त टोटल। तो आपके पास जो है यानी एक तरीके से जब चार कोर की बात करें तो चार ALUs यानी सिस्टम के अंदर जो नंबर ऑफ प्रोसेसर का काउंट है वो आपके पास तकरीबन चार पे पहुंच गया। अच्छा, इसके बाद हमारे पास आते हैं क्लस्टर्ड सिस्टम्स। क्लस्टर्ड सिस्टम्स क्या होते हैं? क्लस्टर्ड सिस्टम्स ये है कि आपका पूरा का पूरा सिस्टम एक ही जगह पे मौजूद नहीं है, या आप इसको कह सकते हैं कि आप मोर देन जो आपके रिसोर्सेज हैं वो डिस्ट्रीब्यूटेड किस्म के पड़े हुए हैं, कहीं से भी पड़े वो आप उस सिस्टम के अंदर अगर आप नेटवर्क के ऊपर उसको ले आते हो तो उस नेटवर्क के ऊपर रख के आप उसको यूज कर सकते हो। तो ये आपका क्लस्टर्ड के सिस्टम में आया था। क्लस्टर्ड में यानी अगर आप कहें कि आपके पास एक स्टोरेज है, लेट्स सपोज कि आपने 20 टेराबाइट का एक यूनिट रख दिया है जिसमें आपकी ये 20 टेराबाइट की आपकी मेमोरी एलिमेंट है, वो आपने कनेक्ट कर दिया आपने नेटवर्क के साथ। अब इस नेटवर्क के अंदर कंप्यूटर 1 भी है, कंप्यूटर 2 भी है, कंप्यूटर 3 भी है, कंप्यूटर 4 भी है, और आपने एक मेमोरी भी लगा दी है जो कि आपके पास 10 टेराबाइट की है। तो ये तमाम के तमाम इसको एक्सेस कर सकते हैं यूजिंग अ नेटवर्क, जिसको आप कहते हो सैन। अब ये सैन के थ्रू ये तमाम के तमाम जो है उसको एक्सेस कर सकते हैं, आपको डाटा शेयरिंग भी हो रही है, एक जगह पे आपकी डाटा स्टोरेज मौजूद है। तो इस फायदा क्या होगा? अवेलेबिलिटी हाई होगी। अगर एक डाटा लोकली C1 के ऊपर पड़ा हुआ है, अगर आपको चाहिए तो आपको जाके लेना जो है वो टाइम कंज्यूमिंग हो सकता है। तो अगर आपके पास एक शेयर्ड पोजीशन पे पड़ी हुई है तो आप सारे के सारे उसको एक्सेस कर सकते हैं, और वो एक यूनिवर्सल प्लेस पे मौजूद है जहां से उसको सारे को एक्सेस करके आप अपनी वर्किंग को ज्यादा बेहतर तरीके से परफॉर्म कर सकते हो। अब ये जो क्लस्टरिंग है ये इसकी दो टाइप्स है। एक आती है एसिमेट्रिक क्लस्टरिंग। ये जब आप एसिमेट्रिक क्लस्टरिंग की बात करते हो तो इसके अंदर आपके पास एक मशीन जो है वो हॉट स्टैंड बाय पे होती है। हॉट स्टैंड बाय पे ये है कि ये रिडंडेंसी क्रिएट कर रहे हैं। अब आप सपोज कर रहे हैं कि आपके पास ये चार सिस्टम्स हैं, तो एक वक्त में काम जो है वो तीन कर रहे हैं, चौथा काम नहीं कर रहा, चौथा स्टैंड बाय पे, अगर आपका थर्ड फॉल्टी हो जाता है तो फोर इसको आके रिप्लेस कर देगा। तो इससे ये है कि आपकी वर्किंग कंटिन्यू में रहेगी और आपका सिस्टम जो है वो किसी भी एक फेलियर की वजह से आपका सिस्टम फेलियर की तरफ नहीं जाएगा, यानी आपका पूरा नेटवर्क नहीं बैठ जाएगा अगर एक सिस्टम फेल होता है। यहाँ पे आपके पास एक रिडंडेंट मौजूद है जो उसको फौरी तौर पर रिप्लेस कर देगा और आपकी वर्किंग वहीं से स्टार्ट कर देगा जहां से फेलियर आया है। सो ये आपको एक रिडंडेंस क्रिएट करने के लिए आपका एसिमेट्रिक क्लस्टरिंग मौजूद है। दूसरी आपके पास आ जाती है सिमेट्रिक क्लस्टरिंग। यहाँ पे मल्टीपल नोड्स हैं जो तमाम के तमाम काम कर रही हैं और तमाम के तमाम जो है वो अपना अपना काम कर रही हैं और एक दूसरे को मॉनिटर भी कर रही हैं। सो दैट मींस कि इसके अंदर आपके चारों नोड्स जो हैं C1 C2 C3 एंड C4, ये चारों काम करेंगे, ये अपना काम भी करेंगे और ये इसके ऊपर भी नजर रखेगी। C2 अपना काम भी करेगी, वो इसके ऊपर भी नजर रखेगी, वो इस पे भी नजर रखेगी। तो इसे हर एक अपना काम भी करेगा और दूसरे पे भी नजर रखेगा वो क्या काम कर रहा है, उसमें कहीं प्रॉब्लम तो नहीं आ रही, मॉनिटरिंग उसकी तरफ भी जा रही होगी। तो इससे आपके पास जो है ये आप हाई परफॉर्मेंस क्लस्टर्स कंप्यूटिंग जो है वो भी हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग का काम भी करवा सकते हैं। दैट मीन कि जहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज चाहिए तो आप अगर एक सिस्टम के अंदर डायरेक्टली उसको नहीं इंगेज कर सकते तो आप इसके थ्रू आप अचीव कर लेते हैं। और इसी तरह आपके पास डिस्ट्रीब्यूटेड जो है ये भी आपको पास जो प्रोवाइड करता है, ये क्या करता है डिस्ट्रीब्यूटेड लॉग मैनेजर, ये कंफ्लिक्टिंग ऑपरेशंस को अवॉइड करवाता है। जिसका मैंने पहले भी बात किया कि रिसोर्स वन आपके पास मौजूद है, प्रोसेस वन को भी चाहिए, प्रोसेस टू को भी चाहिए, तो आप किसको असाइन करेंगे ये डिफाइन करेगा आपका DLM। कि अगर आपका कोई ऐसा कॉन्फ्लिक्ट रेज होने जा रहा है कि जिसकी वजह से आपका सिस्टम जो है वो डिस्टरबेंस में जा सकता है, तो आपके जो सिस्टम्स लगे हुए हैं, अब ये P1 की जगह अगर मैं कहूँ कि ये P1 जो रन कर रहा है वो C1 पर रन कर रहा है और P2 जो है वो C2 पर रन कर रहा है, तो
इनकी वजह से ये जिस रिसोर्स को लेने के लिए जा रहे हैं इसमें कोई कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट ना हो जाए, तो DLM या डिस्ट्रीब्यूटेड लॉक मैनेजर यहाँ पे काम करेगा कि इसके कॉन्फ्लिक्ट किंग ऑपरेशन को वो परफॉर्म होने से रोक दे, या इनके केस में जो अगर कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है उस कॉन्फ्लिक्ट को होने से बचा ले। ये क्लस्टर्ड सिस्टम का तरीकेकार है कि जी आपके सिस्टम्स आपस में भी इंटरकनेक्टेड होते हैं और आपका एक स्टोरेज नेटवर्क से भी कनेक्टेड है। इनको डाटा चाहिए तो एक जो है इस यूनिवर्सल स्टोरेज एरिया से उठा सकते हैं और आपस में कम्युनिकेट भी कर सकते हैं ताकि वो एक दूसरे पर नजर भी रख सकें, मॉनिटरिंग भी कर सकें, अपना वर्किंग भी परफॉर्म कर सकें। आ, इसके बाद हमारे पास आ जाता है ऑपरेटिंग सिस्टम के स्ट्रक्चर में कि आपकी जो प्रोग्रामिंग है एक तो होती है मल्टी प्रोग्रामिंग। अगर आप सिंगल सिंगल इंस्ट्रक्शंस के ऊपर वर्किंग कर रहे हैं तो आपकी एफिशिएंसी डाउन होना शुरू हो जाएगी। अगर आप बैच लेवल पर जाते हैं यानी आप मल्टीपल इंस्ट्रक्शंस को एग्जीक्यूशन की तरफ लेके जा रहे हैं तो उससे आपकी एफिशिएंसी बेहतर हो जाएगी। प्लस नंबर ऑफ जॉब्स, अगर आपका एक अगर आपको 8 से 10 काम है तो फिर आप क्या करते हैं, आप उसके लिए जॉब स्केजुलिंग करते हैं। जॉब स्केजुलिंग क्या होती है कि आपने जो जो काम होने वाले हैं आपने उनको रेडी कर लिया कि जी ये जॉब नंबर 1 है, इसने भी काम करना है, जॉब नंबर 2 है इसने भी काम करना है, जॉब नंबर 3 है इसने भी काम करना है, और जिसका टाइम आता जाएगा उसको वो सीपीयू टाइम देता जाएगा और वो अपना वर्किंग करता जाएगा। एक काम कंप्लीट होगा तो ऑपरेटिंग सिस्टम जब दूसरी जॉब को स्विच करता जाएगा। दूसरी चीज हमारे पास मौजूद होती है दैट इज नोन एज योर टाइम शेयरिंग। अगर मेरे पास ये टोटल टाइम है एक कंप्यूटर 1 मिनट है, मैं सपोज करता हूँ मेरा 1 मिनट है सीपीयू का, अगर मैं ये एक ही प्रोसेस को दे दूं प्रोसेस 1 को, तो प्रोसेस 2, प्रोसेस 3, प्रोसेस 4 ये वेट में रहेंगे और टाइम नहीं मिलेगा जब तक ये कंप्लीट नहीं होगा। तो एक तरीके कार ये है कि मैं इसका टाइम जो है वो शेयर कर दूं, मैं इसको 4 हिस्से कर देता हूँ, 1 2 3 और 4। ये मैं 1 को दे देता हूँ, ये 2 को दे देता हूँ, ये 3 को दे देता हूँ, ये 4 को दे देता हूँ। सो दैट मीन्स कि इतना टाइम मैं प्रोसेस 1 की एग्जीक्यूशन के लिए दूंगा, इतना टाइम मैं 2 को दूंगा, इतना 3 को दूंगा, इतना 4 को दूंगा। उससे ये कि मेरे चारों एक के बजाय मेरे 4 प्रोसेस जो है वो वर्किंग में आ जाएंगे, जिसको आप मल्टीटास्किंग भी कहते हो। बेसिकली जब आप कहते हो ना कि एक वक्त में मेरे बहुत सारे काम चल रहे हैं, उसके अंदर हो क्या रहा होता है, आप टाइम शेयरिंग कर रहे होते हो और आपने जो अपना टाइम है उसको हिस्सों में डिवाइड किया हुआ है और उसका एक हिस्सा आप किसी एक को एलोकेट कर देते हो और एक हिस्सा किसी और को एलोकेट कर देते हो। ये जो आप एलोकेशन करते हो और इसके अंदर जो है वो सीपीयू जो है वो स्केजुलिंग होती है कि अब ये वाला टाइम किसका है, ये वाला टाइम किसका है, ये वाला टाइम किसका है। तो जिसका टाइम जैसे ही आएगा, अगर प्रोसेस 2 का टाइम शुरू हो गया, प्रोसेस 3 का टाइम शुरू हो गया, तो वहां पे क्या होगा, वो प्रोसेस 2 की एग्जीक्यूशन और उसका सारा काम साइड पे कर देगा, प्रोसेस 3 को पकड़ेगा, इसका काम शुरू कर देगा। जब इसका टाइम खत्म हो जाएगा तो वो प्रोसेस 3 को भी साइड पे कर देगा और प्रोसेस 4 के ऊपर वर्किंग शुरू कर देगा। जैसे ही प्रोसेस 4 के ऊपर वर्किंग खत्म हो जाएगी यानी इसका टाइम खत्म हो जाएगा, तो प्रोसेस 1 का टाइम शुरू हो जाएगा, वो प्रोसेस 1 की तरफ वापस चला जाएगा। अच्छा, इसको आप कहते हैं कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग। तो अगर एक प्रोसेस जो है वो नहीं हो पाता, आपकी मेमोरी लिमिटेड है और आपके प्रोसेस को जो साइज चाहिए वो इससे ज्यादा है, तो आप क्या करेंगे, आप उसको स्वैप कर देंगे और आप स्वैप करके उस प्रोसेस को टाइम देंगे जिसको मेमोरी उतनी चाहिए जो आपके पास अवेलेबल है, ताकि वो अपनी वर्किंग कंप्लीट करे और उसने जो इंगेज की हुई है अपने पास इस वैकेंट के अलावा जो उसने इंगेज की हुई थी, ये सपोज P2 जो था उसके पास ये ऑलरेडी है, और अगर आप उसको ये वाली मेमोरी पे दे देते हैं तो वो अपना काम जल्दी खत्म कर लेगा, और जब वो काम खत्म करेगा तो ये सारी मेमोरी आपके पास अवेलेबल हो जाएगी फॉर वर्किंग। और ये इतनी मेमोरी इतनी रिक्वायर्ड है फॉर योर P1, तो आप क्या करेंगे, आप स्वैपिंग करेंगे, P2 को पहले देंगे टाइम ताकि वो अपना काम कंप्लीट कर ले, जो कंप्लीट कर लेगा तो सारी मेमोरी अवेलेबल हो जाए फॉर योर P1, और जब वो P1 के लिए अवेलेबल हो जाएगी तो आप उसके ऊपर वर्किंग कंप्लीट कर सकते हैं। इन अदर केस के अगर आपके पास ये तमाम मेमोरी जो है वो शॉर्ट हो जाए और आपको मजीद मेमोरी की जरूरत पड़े, तो आप एक और काम करते हैं, दैट इज योर वर्चुअल मेमोरी। यानी आपकी जो सेकेंडरी मेमोरी है, सेकेंडरी स्पेस जो आपकी मेमोरी की मौजूद है उसमें से आप कुछ वर्चुअली क्रिएट करते हो और उसको डेजिग्नेट कर देते हो एज ए प्राइमरी, तो वो एक्ट करती है। नो डाउट इसकी स्पीड वो स्पीड नहीं होगी जो रैम की होगी, लेकिन ये आपकी वर्किंग को जो है वो जो है वो फैसिलिटेट कर देती है कि आपका वर्किंग कंप्लीट हो सके। ये इसका जस्ट एक लेआउट है कि आपका जो है, अगर आपका जो मेमोरी है उसके अंदर आपने एक पोर्शन जो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है और बाकी जो मेमोरी आपने जॉब के अंदर डिवाइड की हुई है। जिस तरह जिस तरह जॉब कंप्लीट होती जाएगी वो जॉब इस मेमोरी से बाहर निकल जाएगी और इसकी जगह लेने के लिए कोई और जॉब आ जाएगी। लेट्स से जॉब 5 यहाँ पे आ जाती है, वो उसकी जगह वो आके अपने वर्किंग को कंप्लीट कर सकता है।
दिस इज़ फॉर नाउ। नेक्स्ट पार्ट के अंदर हम जो है वो इससे आगे इंशाल्लाह स्टार्ट करेंगे और उसको एंड करेंगे। होपफुली आपको चीज़ समझ आई होगी।